Good morning, India. This is Amritanshu Vajpayee. I welcome you all on behalf of the collaborating institutions which have joined together on this platform of Sky Foundation. मैं अमृतांशु वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, जिसमें स्काई फाउंडेशन के इस मंच पर डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी के तत्वाधान में हम सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं सुनने के लिए अपने अतिथि वक्ता डॉक्टर जे रावल सर को। आप सभी का स्वागत है प्रातःकाल की इस वेला में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज की टॉपिक का जो टाइटल है वो है आवर वंडरफुल यूनिवर्स, हमारा अद्भुत ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की बारीकियों में हम लोग चलें, इससे पहले मैं आज इस डिजिटल मंच पर इनवाइट करता हूं, सादर इनविटेशन देता हूं हमारे आज के प्रोग्राम के मुख्य संयोजक डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी का कि वो आए, अपने आप को अनम्यूट करें और हम सभी को अपने आशीर्वचन प्रदान कर इस प्रोग्राम को प्रारंभ करने की कृपा करें। चंद्रमौली सर। मुझको लग रहा है कुछ तकनीकी कारणों से चंद्रमौली सर तक हम लोगों की आवाज नहीं जा रही है। The show must go on. So on this note, I am proceeding, hoping that Chandramouli sir joins at some moment of time afterwards. So astronomy, as I have always maintained, is one of the most pristine, oldest branches that has had been existing in the world of science, fascinating the human beings from the most of the earliest of the ages. So huge advancements have been made ever since antiquity in the age of astronomy. And today and tomorrow, this field of astronomy is readily throwing us new challenges towards us in one manner or the other. For example, from the observations of the daily sky to the study of the planets, the moons, the satellites, and yes, the recently bygone, or that is the passing by comet Neowise and all. So it is a huge spectrum which encompasses in itself a huge diverse diaspora of phenomena overall. So today's talk is going to be a unique talk which is going to explain you all about the wonders of the mysteries of the universe. आज का जो हमारा सत्र होने जा रहा है, हमारे अतिथि वक्ता के द्वारा आपको ब्रह्मांड के छिपे हुए अद्भुत रहस्यों की अद्भुत जानकारी आपको प्राप्त होने जा रही है। और जैसे कि मैं देख सकता हूं कि हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर जे रावल सर हम सभी लोगों को ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब मैं आप सभी के सामने इनवाइट करना चाहता हूं अपने आज के प्रोग्राम के सह समन्वयक श्री गजेंद्र गेपाला जी को, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट के निदेशक हैं, एक प्रख्यात शिक्षाविद और विज्ञान संचारक, एमेटर एस्ट्रोनॉमर व एस्ट्रोफोटोग्राफर हैं। मैं मंच पर इनवाइट करता हूं गजेंद्र सर को कि वो आए और हमारे आज के अतिथि वक्ता डॉक्टर जे रावल सर को इंट्रोड्यूस करके आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करें। ओवर टू यू गजेंद्र सर, वेलकम सर। थैंक यू वाजपेयी जी। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर जे रावल। डॉक्टर जे रावल, founder president of Indian Planetary Society, is our honorable guest. Raval's academic achievement is applied mathematics में आपने एमएससी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, साथ ही आपने प्योर मैथमेटिक्स में भी एमएससी कर रखा है। आपने एमफिल फिजिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से कर रखा है। आपने पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से टीएफआर इन एस्ट्रोफिजिक्स में कर रखी है। आप ब्रह्मांड के जो अद्भुत रहस्य हैं उनकी विशेष जानकारियां और योग्यताएं रखते हैं। आपके अचीवमेंट और रिसर्च जो हाल ही के सालों में पेपर्स पब्लिश हुए हैं उनमें से जो विशेष हैं वो इस प्रकार हैं। रावल कंडक्टेड रिसर्च ऑन रिंग अराउंड गैलेक्सी, क्लाउड्स ऑफ कॉमेट अराउंड द सोलर सैटेलाइट सिस्टम, प्लेनेटरी डिस्टेंस लॉ, रिजोनेंट स्ट्रक्चर इन द सोलर सिस्टम, न्यू एस्ट्रोडियल belts in the solar and satellites,
ring system around the Sun, Mercury, and Venus. Dr. Rawal has published 40 research papers in national and international research papers. First are the ring around the Sun. Second, and unknown satellites around Pluto. Third, Mars, the fifth dimension of the universe, and etc. other sides. Today, Dr. Rawal join us and अद्भुत जानकारियों के बारे में बताएंगे. डॉक्टर रावल हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्डेड, जिनमें महत्वपूर्ण अवार्ड की लिस्ट आपके सामने है. वो इस प्रकार से हैं. साइंस जर्नलिस्ट लेट श्री मनु भाई मेहता अवार्ड फॉर पॉपुलराइजेशन साइंस. सेकंड है योगी जी महाराज सेंटन सेलिब्रेशन अवार्ड फॉर contribution to science, facilitated by मयूर ऑफ मुंबई. मराठी विज्ञान परिषद श्रीमती मनोहर भाई आपटे अवार्ड फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस इन इंडिया. मराठी विज्ञान परिषद एंड मराठी विज्ञान महासंघ फॉर साइंटिफिक डिस्कवरीज about ring of around planets, received award of National Council for Science and Technology Communication Department of Science and Technology, Government of India for popularization of science in the year 1994. Dr. Rawal, facilitated by Municipal Corporation of Rajkot and Saurashtra Education Foundation for scientific achievement in the country. Facilitated by Amreli City Award contribution of scientific activities. And Dr. Rawal received Best Science Column Writer Award for the year 1998 and 99. Department of Information, Government of Gujarat. He facilitated by University of Guwahati, Assam for scientific achievement. He facilitated by Alwad City toward received award to Rotary Club of Bombay, South Rotary Club of Juhan GCS in field of science. Dr. Rawal facilitated by various organization of scientific discovery around the planets. Issued from Brahman Mumbai Gujarati Samaj in the field of science, facilitated by Panchavati Education Society Nasik, and received award from Lions Club in the field of science. Dr. Rawal, facilitated by Government of Himachal Pradesh, Jalawad Society and Jain Society group of toward contribution to scientific research. He is facilitated by Brahman Social Group for the scientific discoveries, facilitated by Alwad Yuvak Taluka Mandal for scientific discoveries. Many various scientific discoveries and popularization of science in the country. So, welcome Dr. J.J. Rawal, our honorable guest. आपने विज्ञान के क्षेत्र में 40 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किए हैं. आपके द्वारा आज हम लोगों को ब्रह्मांड की अद्भुत जानकारियां दी जाएगी. इसलिए मैं आपको आमंत्रित करते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपने न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व को खगोलीय जानकारियों के बारे में अद्भुत खजाना पेश किया है. इसलिए वेलकम सर, डॉक्टर जे.जे. रावल.
आपका बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सर. Thanks for giving such a sweet welcome on behalf of the collaborating institution towards our guest of the day, guest of honor डॉक्टर जे रावल. और इससे पहले हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर जे रावल अपने वक्तव्य को प्रारंभ करें, मैं कुछ डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी को इनवाइट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने जो ऑडियंस हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, उनके लिए मैं रोल आउट करना चाहूँगा. उनको मैं बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप जैसे ही मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया जो है अपने माइक को म्यूट कर लें. काइंडली म्यूट योर माइक, else it will interfere with the talk of the honorable speaker. Neither you will be able to enjoy it and it will also be a substantive obstruction. कि जब हमारे आज के अतिथि वक्ता अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहे हैं, when he is presenting his screen, sharing his screen, kindly do not try to share the screen because he will lose the charm of giving a flawless talk. So with this note, I just invite Dr. Chandramouli Joshi ji, if he is here, to kindly give us a green signal for the today's program, the convener of the day, before I hand over the baton to the speaker of the day, Dr. J.J. Rawal. Chandramouli sir, are you here with us? I suppose I am not able to see Chandramouli sir in the list. So maybe we have lost him out due to connection. So with these words, with a digital round of applause, I welcome on stage Dr. J.J. Rawal. Over to you, sir. आपका स्वागत है सर. आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और अपना स्क्रीन शेयरिंग को प्रारंभ करें. आपका स्वागत है. नमस्कार प्रोफेसर चंद्रमौली जोशी साहब, गोपाला साहब, मोहन जी भाई और ये वाजपेयी साहब, हमारे दोस्त खगोल विज्ञानी अडूर साहब और इधर उपस्थित सब गुरुजनों. और मुझे आज एक मौका मिला है आपके सामने ये यूनिवर्स के बारे में बोलने के लिए. अच्छा, में यूनिवर्स के बारे में जानना है तो करीब 30 लेक्चर होने चाहिए, लेकिन हम आज एक लेक्चर में गागर में सागर भर देंगे जितना हो सके. तो अभी हम हमारा वक्तव्य शुरू करते हैं और मुझे आनंद है कि हम ये सब लोग मिलके भारत को ज्ञान देते हैं, भारत का एजुकेशन का स्तर बढ़ाएंगे पूरे हिंदुस्तान में. और ये जो कलाम जी हमारे दोस्त थे, अब्दुल कलाम जी, हमने साथ में लेक्चर भी दिए हैं अंकलेश्वर में और इधर, वो उसका जो महेच्छा थी ये भारत आगे आ जाए, तो ऐसा हम लोग आज ट्राई करेंगे और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्रयत्न करेंगे. और 2020 में उसको बहुत महत्व था उसका. वो बोलते थे कि 2020 में अपना भारत आगे आना चाहिए, लेकिन हम अभी शुरुआत करते हैं. अभी देखिए कि हम यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे तो हम भी ना आइंस्टाइन को याद करें. एक दिन आइंस्टाइन ने बोला था, द मोस्ट incomprehensible thing about the universe. The most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. That it is comprehensible. तो ये ब्रह्मांड के बारे में, विश्व के बारे में न समझाए ऐसी बाबत यही है कि वो समझे, हम लोग उसको समझ सकते. बहुत बड़ी बात है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन यदि हम ट्राई करें तो उसको बराबर उसके रूप को हम लोग समझ सकते हैं. और आजकल और हाल में विज्ञानियों ने उसका थोड़ा रूप तो समझा ही है. दूसरी ओर जेबीएस हल्टन साहब क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मांड जितना विचित्र दिखाई पड़ता है इससे भी वो ज्यादा विचित्र है. तो ये दो एक्सट्रीम के ओपिनियन ब्रह्मांड के बारे में, उसके बीच में हम ब्रह्मांड को समझने के लिए जाएंगे. अभी आप कल्पना करें कि आप है ना, ये मध्य दरिया है, ये समुद्र के बीच में है, चारों ओर क्षितिज है, होराइजन, बाकी कुछ दिखाई नहीं पड़ता. और ये ना ऊपर आकाश, नीचे जल, पानी. तो
ये जो आगबोट है, हम लोग उसमें बैठे हैं, वो आगबोट के कार्गो में, तो उसके भंडकिया में एक पेरू का ये करंडिया है, और वो पेरू के करंडिये में एक है ना, ये पेरू है, और ये पेरू में एक ईयर है छोटी सी, और वो ब्रह्मांड को समझने के लिए प्रयत्न करेगा तो कितना हास्यास्पद लगता है। वैसे ही मोर और लेस हमारी स्थिति है। तो आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आप देखेंगे कि ये इधर यूनिवर्स का पिक्चर है, तो आप देखें कि हमें हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी लगती है कि हमें जीवन दरमियान हम पृथ्वी के एक एक जगह पर जा नहीं सकते, लेकिन जब हम सूर्य के सामने देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सूर्य पृथ्वी से 1.3 मिलियन 13 लाख गुना बड़ा है वॉल्यूम में, 13 लाख पृथ्वी उसमें समा सकती है। कभी हमें लगता है कि पृथ्वी कुछ नहीं है, सूर्य बहुत बड़ा है, सूर्य को ये करें मान दे, लेकिन जब हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के सामने देखेंगे तो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, द मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें करीब 500 अरब तारे हैं, 500 अरब सूर्य है, और एक एक सूर्य 10 लाख 14 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख जितनी जगह खुद ही ऑक्यूपाई करते हैं, एक एक तारे, एक एक सूर्य। और दो तारों के बीच में, दो सूर्यों के बीच में एवरेज डिस्टेंस करीब 45,000 बिलियन किलोमीटर है, 45,000 बिलियन किलोमीटर। तभी हमें लगता है कि ओह सूर्य तो कुछ नहीं। सूर्य की स्थिति ये साइबेरिया के रण में, रेगिस्तान में जो है ना, ये रेती का जो एक कण है, बालू का एक कण जैसी स्थिति हमारे सूर्य की है। तो अपने को लगता है कि पृथ्वी है पूरी मंदाकिनी जबरदस्त, सूर्य कुछ नहीं, क्योंकि सूर्य हमारे लिए सब कुछ है। पृथ्वी पर जो जीवन उत्पन्न हुआ है वो सूर्य की वजह से हुआ है, और अब तक टिका हुआ है वो भी सूर्य की वजह से टिका हुआ है, और टिकेगा वो भी सूर्य की वजह से टिकेगा। तो हमारे लिए ना सूर्य सब कुछ है, लेकिन मंदाकिनी के स्तर पर सूर्य एक इनसिग्निफिकेंट स्टार है, एक एवरेज स्टार है, एक है ना ये बालू के कण जैसा है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे ना, वो सूर्य को बराबर समझते थे। उन लोगों ने सूर्य के बारे में क्या बोला? सूर्य आत्मा जगत तस्थस्थु खस्सा, द सन इज द सोल ऑफ द वर्ल्ड। आज जगत का आत्मा सूर्य है। तो ये जब ये हम गैलेक्सी को देखते हैं और जब हम यूनिवर्स के बारे में सोचेंगे, यूनिवर्स को देखेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि हमारी यूनिवर्स में करीब 100 बिलियन गैलेक्सीज है। कितनी? 100 बिलियन गैलेक्सीज। कोई गैलेक्सी में 500 अरब, कोई में 200 अरब, कोई में 1000 अरब, कोई में 2000 अरब सूर्य है। तो इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी हमारी दुनिया, ये यूनिवर्स है। और देखिए कि यूनिवर्स है तो ही गैलेक्सी है, और गैलेक्सी है तो ही सूर्य जैसे तारे हैं, और सूर्य जैसे तारे हैं तो ही पृथ्वी जैसे ग्रह है, और पृथ्वी जैसे ग्रह है तो ही हम हैं। तो ये हमारा और यूनिवर्स का कनेक्शन है। यदि हम नहीं है तो पृथ्वी को मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है पृथ्वी को, क्योंकि कई ऐसे ग्रह हैं जिधर कुछ लाइफ नहीं है, तो क्या अर्थ है? और पृथ्वी है तो सूर्य को अर्थ मिलता है, और सूर्य है तो गैलेक्सी को, मंदाकिनी आकाशगंगा को, और मंदाकिनी है तो यूनिवर्स को अर्थ मिलता है। तो ये सब अन्यों अन्य का संबंध है। तो ये ब्रह्मांड में हम लोग जी रहे हैं। और आप देखते हैं कि इधर जो पॉइंट है यूनिवर्स में, जो स्लाइड है उसमें जो पॉइंट है, ये सब गैलेक्सीज है। तो इतना बड़ा है ना ये हमारा ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड को समझने के लिए ये हम लोग ये हाथी और 7 अंधजन
का उदाहरण लेते हैं कि जो अंधजन हाथी की पूंछ पर हाथ फिराएगा वो बोलेगा हाथी रोप जैसा है, डोरी जैसा है, और जो उसके पांव पर हाथ घुमाएगा वो बोलेगा कि हाथी खंबे जैसा, और जो उसके पीठ पर हाथ घुमाएगा वो बोलेगा कि हाथी तो टेकरा जैसा है, हिल्लोक जैसा है और पहाड़ जैसा है। ये सब लोग सच्चे हैं, फिर भी सब लोग ये झूठे हैं तो असत्य है। क्यों? कि उन लोगों को पूरा हाथी का परिप्रेक्ष्य में पूरा ना ख्याल नहीं है पूरे हाथी का। वैसे ही हम लोग का ना स्थिति है ब्रह्मांड को जानने के लिए। यदि हम एक बारी में से एक खिड़की में से बाहर देखेंगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा, दूसरी खिड़की में दूसरी बात तो दिखाई पड़ेगी, तीसरी खिड़की में कोई दूसरे मकान दिखाई पड़ेंगे, पेड़ पौधे दिखाई पड़ेंगे। तो वैसा ही ये ब्रह्मांड में हमें विथ कलर्स, ये 7 कलर जो है वो रेडियो वेव में ब्रह्मांड अलग दिखाई पड़ता है, माइक्रोवेव में अलग दिखाई पड़ता है, दृश्य प्रकाश ऑप्टिकल लाइट में अलग दिखाई पड़ता है, इंफ्रारेड में अलग दिखाई पड़ता है, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, एक्स, सब अलग अलग लाइट में ब्रह्मांड अलग अलग दिखाई। तो ये सब ब्रह्मांड की विचित्रता है। तो इधर आप देखते हैं कि यदि हम बाहर खड़े रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम विश्व के केंद्र में हैं और ये ना गुंबद जैसा ब्रह्मांड लगेगा, और लगेगा कि ब्रह्मांड बहुत सिंपल है, कुछ नहीं आकाश में। लेकिन आकाश की भव्यता इतनी है कि आज तक लोग और विज्ञानी लोग उसको पता नहीं लगा सकते। और ये लगता है कि एक समड़ी जो आकाश में उड़ेगी तो थोड़ी ऊंची जाएगी तो वो आकाश की छत को छुएगी, ऐसा लगता है। लेकिन आकाश की छत को हम छू नहीं सकते और कदापि शायद छू भी नहीं सकेंगे। और ये लगता है कि ये ब्रह्मांड बहुत छोटा सा है और क्षितिज से, होराइजन से बंधा हुआ। यदि हम लोग एक कनौज के पास जाए या तो ये राजस्थान में जाए, हाँ, तो उधर लगेगा कि राजस्थान है ना वो विश्व का केंद्र है। तो आप देखें कि ये पृथ्वी पर एक एक बिंदु विश्व का केंद्र है और नो पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो यही बात है ना, ये विचित्रता ये अपने ब्रह्मांड की है। तो नागौर में जाएंगे तो नागौर विश्व के केंद्र में लगेगा। अभी आप देखते हैं कि वैसा ही गैलेक्सी का है। हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा ये ब्रह्मांड के केंद्र में लगेगी और सब दूसरी गैलेक्सीज है ना उससे दूर दूर जाती दिखाई पड़ेगी। तो वही है ना आइडिया ये ब्रह्मांड का है। तो अभी आप देखेंगे कि इधर ये ब्रह्मांड है, इधर शनि है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, गुरु है, तारे हैं। तो ये ब्रह्मांड अभी इधर आप देख रहे हैं कि ये छोटी सी पृथ्वी को आप छोटी कहें कि बड़ी कहें, हमारे लिए पृथ्वी बहुत बड़ी है। ये ब्रह्मांड में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अभी आप देखें कि हमें 1 मीटर का कपड़ा लेने को जाना है क्लोथ, और ये जो दुकानदार हमें 1 मिलीमीटर कम देगा तो वी शैल नॉट माइंड, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम ये न्यूक्लियर डिमेंशन में जाएंगे और ये 10 to the power -13 मीटर इज दी ये न्यूक्लियर साइज, तभी है ना 1 मिलीमीटर है ना 1 अरब जैसा बड़ा है। तो ये ब्रह्मांड में कौन से प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं उस पर ब्रह्मांड का चित्र दिखाई पड़ता है। यदि एक तारा या तो एक गैलेक्सी हमारे से दूर दूर भागेगी तो वो लाल दिखाई पड़ेगी, यदि नदी आएगी तो ब्लू दिखाई पड़ेगा। वो लाल है कि ब्लू है कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। और आइंस्टाइन बोलता है कि यदि हम हमारे दूर एक रॉड जाएगा, एक फ्रेम जाएगी तो उसकी लेंथ छोटी बनेगी, और जैसे ही ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वो छोटी छोटी होती जाएगी, और ये पूरा जो उसकी जो चीज है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफॉर्म हो जाएगा क्योंकि वो लेंथ नीचे कम हो जाती है। तो और ये जो घड़ी है वो आइंस्टाइन की थियरी बोलती है कि घड़ी धीमी हो जाएगी, और यदि ब्लैक होल के पास जाएगी तो वो है ना उधर
ये समय स्थगित हो जाएगा, स्टैंड स्टिल हो जाएगा। तो ये सब क्या है भाई कि कोई है ना मालूम ही नहीं पड़ता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, सत्य क्या है। तो ऐसा है ना ये ब्रह्मांड है। तो ऐसी पृथ्वी पर हम लोग इधर उत्पन्न हुए हैं और हमारे पूर्वज, हमारे विद्वान, हमारे विज्ञानी लोग गैलीलियो और केपलर और कोपरनिकस और आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ब्राह्मी, कणाद, सुश्रुत, ये राजा सवाई जय सिंह और ये सब लोग, सत्येंद्र नाथ बोस, ये सब लोगों ने हमें ब्रह्मांड के बारे में कई सदियों से ज्ञान देना शुरू किया। और ये ज्ञान देने की शुरुआत वेद और उपनिषद में हुई। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ये ब्रह्मांड पंच महाभूतों का बना है, जलवायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, अंतरिक्ष। अरे भाई अंतरिक्ष तो दिखाई नहीं पड़ता है और उसको फिजिकल एलिमेंट लेना, एक तत्व लेना कौन से कितनी बड़ी बात है। और आज मालूम पड़ा है ये आइंस्टाइन की जो थियरी है, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ये विस्तृत सापेक्षवाद। तो विस्तृत सापेक्षवाद कहता है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण, ये जो ब्रह्मांड है वो एक ना इनविजिबल चद्दर जैसा है, इनविजिबल मेम्ब्रेन। और उसमें जब पदार्थ का कंसंट्रेशन होता है, जब एनर्जी का कंसंट्रेशन होता है तो पदार्थ बनता है, क्योंकि E=mc²। और बाद में वो ना ये पदार्थ ये ब्रह्मांड की चद्दर में झोला बनाता है, ये कर बनाते, कर्वेचर बनाते। और ये जो झोला का जो कर्व है, कर्वेचर है, वही है ना ये गुरुत्वाकर्षण। ये है ना गुरुत्वाकर्षण का भूमितीकरण हुआ। अरे किधर भूमिति, किधर गुरुत्वाकर्षण। इधर भूमिति में ये सब लाइन थे, ट्रायंगल ये थे, तो है ना ये भूमिति कुछ भी नहीं है, वो खुद ही ना एक गुरुत्वाकर्षण है। उसको बोलते हैं कि ज्योमेट्राइजेशन ऑफ फिजिक्स। तो ये आइंस्टाइन ने ज्योमेट्री को फिजिक्स बना दिया। तो ये ना ये फिजिक्स क्या है और ये ना ज्योमेट्री क्या। तो ये सब एकात्मता है, अद्वैतवाद है। लास्ट में है ना ये देखो कि ये ना ये ब्रह्मांड में पदार्थ है, बाद में तत्व है, बाद में एटम है, बाद में ये ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्ट्स और ये ना हिग्स बोसोन। लास्ट में कोई है ना वो चेतना है, एक ही पदार्थ के बने हुए। तो ये अद्वैतवाद की बात भी हमारे वेदों में और शंकराचार्य ने कही थी। तो ये ब्रह्मांड ऐसे पृथ्वी पर हम लोगों ने छोटे छोटे टेलीस्कोप बनाए और गैलीलियो ने शायद एकाध इंच का ना ये लेंस का टेलीस्कोप बनाया और आकाश की ओर देखा। कई लोग टेलीस्कोप तो पहले छोटा सा बना था, ये हेंस लिप्रे से और जर्मन ऑप्टिशियन, लेकिन वो है ना अपने घर में से दूसरे घर में क्या होता है ये वो देखने के लिए ना ये देखते थे। तो ये गैलीलियो साइंटिस्ट था, तो वो क्यूरियोसिटी उसकी बहुत थी, तो उसने ना ब्रह्मांड की ओर ना ये ताका और ये ब्रह्मांड एक नया युग शुरू हो गया। ब्रह्मांड के बारे में हम और भी जानने लगे कि वो चंद्र दिखाई पड़ता था, लेकिन हम अभी जैसे कि चंद्र के नजदीक से देखते हैं वैसे ही ये टेलीस्कोप दिखा था। तो ये छोटा सा टेलीस्कोप से, मोमबत्ती से, बुक से हमने ये अध्ययन किया हमारे लोगों ने, और आज हम कितना ब्रह्मांड को जानते। आज हमें मालूम है कि ब्रह्मांड की रेडियस वो है ना 14 बिलियन 14 बिलियन लाइट ईयर्स। आप सबको मालूम है कि लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वन ईयर, और वो करीब ये ना ये 9 पॉइंट समथिंग और 10,000 बिलियन किलोमीटर। तो ये ना 14 बिलियन किलोमीटर की हमारे ब्रह्मांड की रेडियस है। इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। तो आप देखते हैं कि इधर से हम शुरू करके हमने आज बहुत विज्ञान के बारे में सुना और ब्रह्मांड के बारे में जाना। और ये ब्रह्मांड का आत्मा कौन है, ब्रह्मांड की लाइफलाइन कौन है, तो कि ज्ञान और ये विज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, नथिंग इज प्योरर देन नॉलेज। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने ये गीता में कहा।
तो ये बाद में सबको प्रश्न हुआ कि ये ब्रह्मांड है तो सही, लेकिन कैसे उत्पन्न हुआ होगा। आज भी यही प्रश्न है, ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ होगा। ये सब है, बहुत है ना डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड। तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, विज्ञानी लोग, कि ये ब्रह्मांड है ना एक बिग बैंग में से उत्पन्न हुआ, और ये बिग बैंग हुआ, बाद में एनर्जी बाहर निकली, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब बने, बाद में वायु बने, बाद में गैलेक्सी, तारे और ब्रह्मांड बना। लेकिन रसप्रद बात यही है कि हमारे ऋग्वेद में मनीषियों ने ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में चर्चा की, और बिल्कुल बिग बैंग जैसी है बिल्कुल। वो क्या बोलता है कि ना सदा सिन्नो सदा तदा निम्नासी रोमा परोज। आप ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक फायरबॉल था, ये फायरबॉल ऊपर था, नीचे था, इस बाजू था, कुछ नहीं कह सकते। ये फायरबॉल में विस्फोट हुआ, तभी स्पेस भी एक्सिस्टेंस में आया और समय भी ना अस्तित्व में आया। नहीं तो नहीं अंधकार था, नहीं प्रकाश था, ना मृत्यु था, ना जन्म था। ऐसे ना ये ब्रह्मांड इस तरह उत्पन्न हुआ। वो है ना हमारे ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में 7 स्टांजा है। तो यही हमारा है ना हमारी और ब्रह्मांड की कनेक्शन है। तो ये भारत ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत पाए में है, बेस में है, क्योंकि 0 1 2 3 सिस्टम, दशांश सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये जो भारतीयों ने नहीं खोजी होती तो ये विशाल ब्रह्मांड को हम कैसे समझ सकते हैं। 10⁻57 की ये संख्या हमारे लोगों को मालूम था। अभी ये जैन लोग के स्क्रिप्चर देखें तो बोलता है कि 10⁻142 तक वो है ना उन लोगों ने संख्या ये समझ थी। तो ये है ना ये संख्या गिनती वो हमारे भारत की देन है। आइंस्टाइन ने एक दफा बोला था कि all we owe to Indians who taught us counting 1 2 3, otherwise no we could not have understood any universe or any science, or science would not have been progress anymore। तो वही है ना ये आइंस्टाइन ने कहा। दूसरे हमारे ब्रह्मांड को समझने के लिए पाए में क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम। एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम ये पाइथागोरस ने खोजा, उसके पहले 200 साल पहले बौधायन ने खोजा था, हमारे भारतीय केरल मैथमेटिशियन एंड ऋषि। उसने ये पाइथागोरस थ्योरम खोजा था। अभी स्क्रिप्चर हाथ में आया, a² + b² = c²। एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम ये पाइथागोरस ने भी नहीं खोजा था, उसके गुरु थालीज ने खोजा था, और बाद में थालीज का मृत्यु हो गया तो ये पाइथागोरस ने उसको प्रोपोगेट किया, उसको पॉपुलर किया, लोगों को समझाया, है ना, इसलिए उसका नाम पाइथागोरस थ्योरम हुआ। ये पाइथागोरस थ्योरम पूरा ब्रह्मांड को नापता है, इट मेजर द होल यूनिवर्स। देखिए कि x² + y² = r², 2 डिमेंशनल, x² + y² + z² = r², 3 डिमेंशन। तो ये ना ये 3 डिमेंशन इन्हें बढ़ता गया। तो ये जो है ना पाइथागोरस थ्योरम, तो आइंस्टाइन ने क्या किया, ये जो न्यूटन के मैकेनिक्स में गति शास्त्र में जो भूल थी, जो खामी थी कि वो हाई एनर्जी और हाई ग्रेविटेशन में पूरा रिजल्ट नहीं देते थे अच्छा, तो उसको ना वो चिंता थी। तो देखो कि न्यूटन ने क्या किया कि वो उसने स्पेस लिया, यूक्लिडियन स्पेस लिया, और टाइम बाहर से नापा एज ए पैरामीटर। और बाद में आइंस्टाइन ने क्या किया कि वो स्पेस लिया लेकिन यूक्लिडियन, बाद में नॉन यूक्लिडियन, और समय को बाहर से नहीं नापा लेकिन समय को ही 4th डिमेंशन बनाया, और है ना पूरा स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी खड़ी की। लेकिन आप देखते हैं कि यदि हम x 1 मीटर लेंगे, y 1 मीटर लेंगे और z 1 मीटर लेंगे, और तो ये समय को 1 सेकंड लेंगे, तो समय को जब हम लोग ये लेंथ में नापते हैं
क्योंकि समय तो सेकंड में नापा जाता है, वो तो टाइम है। तो यदि उसको फोर्थ डिमेंशन बनाना है तो उसको है ना लेंथ में ये कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ऐसी कोई क्वांटिटी खोजो कि जो समय को है ना ये लेंथ में नापे। लकीली वो वेलोसिटी ऑफ लाइट सी यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्योंकि वो है ना वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होना चाहिए, और ये वेलोसिटी है इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम मींस लेंथ, बिकॉज वेलोसिटी मींस लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम, टाइम गेट कैंसल आउट और इट रिमेन्स ओनली लेंथ। तो आइंस्टाइन ने ना समय को लेंथ में कन्वर्ट किया। लेकिन आप देखिए कि यदि 1 मीटर XYZ लें तो ये 1 सेकंड का वैल्यू कितना होगा? ये 3 लाख किलोमीटर होगा, क्योंकि लाइट ट्रैवल्स इन अ सेकंड 3 लाख किलोमीटर। तो वो 3 लाख किलोमीटर वो उसका फोर्थ डिमेंशन होगा, और इन मीटर वो होगा 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इतना है ना वो 3000 लाख ये उसका लेंथ होगा। तो XYZ सप्रेस हो जाएगा। यदि हम टाइम को देखें तो 1 मीटर तो सप्रेस हो जाएगा, उधर है ना ये 30 करोड़ हम लोग देखते। तो ये है ना ये आइंस्टाइन की थी। तो आइंस्टाइन ने ना ये सब बताया। तो कहने का यही है कि हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने बहुत सुंदर बात की। ये आप है ना ये वेद में पढ़ सकते हैं कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम स्पेस एंड इनटू स्पेस इट रिटर्न्स। स्पेस इज बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एवरीथिंग। कि अंतरिक्ष में से ही सब उत्पन्न होता है, अंतरिक्ष में समाता है, अंतरिक्ष ही उद्भव स्थान है और अंतिम स्थान। तो ऐसी बात हमारे ऋषि मुनि ने कही थी। और ये बिग बैंग की बात करते हैं, ये तो आप देखते हैं ब्रह्मांड, तारे और ये सब। और ये बच्चा है ना वो छोटा बच्चा नहीं है, ये पूरी मैनकाइंड को प्रेजेंट करता है। तो मैनकाइंड का ख्वाहिश क्या है कि आकाश को हाथ में पकड़ने का, तारों को हाथ में पकड़ने। और आज हमने तारों को हाथ में पकड़े हैं कि हमारे चंद्र का नमूना हमारे हाथ में है, मीन्स विज्ञानियों के हाथ में मंगल का है। तो आज हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत जाना। ब्रह्मांड के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो प्रकाश। प्रकाश नहीं होता तो हम ब्रह्मांड देख नहीं सकते। और ये प्रकाश ही ज्ञान है, और प्रकाश एक एनर्जी है, और एनर्जी है तो मास भी है। तो आप देखें कि जब न्यूटन था तो वो न्यूटन खुद ही मानता था कि प्रकाश इनफाइनाइट वेलोसिटी से चलता है, असीमित वेलोसिटी से वो चलता है। इधर स्विच दाबो पूरा इंडिया में लाइट हो जाएगी, ऐसा है वो लोग मानते थे। लेकिन गैलीलियो ने है ना ये डाउट किया। गैलीलियो को लगा कि ये बराबर नहीं है, ये लाइट है ना इनफाइनाइट वेलोसिटी नहीं हो सकती। उसने नापने का प्रयत्न किया, बेचारे बहुत प्रयत्न किया। तो जब वो हर वक्त जवाब अलग अलग आता था तो वो मानने लगा कि लाइट हैज वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति, और उस वक्त के सब घड़ी ये अपना जल घटी का यंत्र, वाटर क्लॉक, वो टाप टाप पानी का गिराएगा 1 सेकंड में, तो वो कैसे नाप पाएगा? लेकिन उसने नापने का प्रयत्न किया। वही साइंस है। विज्ञान में सफलता की इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन विज्ञान करना है ना वो इम्पोर्टेंट है भाइयों और बहनों। तो बाद में ये जो है ना ये ओल्ड रोमर है, ओल्ड रोमर पेरिस ऑब्जर्वेटरी में ये एक कसीनी डायरेक्टर था वो पेरिस ऑब्जर्वेटरी का। इसके साथ में क्रिश्चियन हॉयगन भी था जिसने वेव थियरी ऑफ लाइट दी, और समकालीन न्यूटन था वो है ना लंदन में था, ये लोग पेरिस में थे। तो ये ओल्ड रोमर ने प्रथम दफा बताया कि ये प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो उसके पहले ना ये किसने इतना ये नंबर नहीं दिया था। और न्यूटन तो मानता रहा था कि वेलोसिटी इनफाइनाइट, इसलिए तो उसने ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन भी इनफाइनाइट लिया, ग्रेविटेशन के एक्शन एट ए डिस्टेंस। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये ना ये फील्ड उत्पन्न करता है और धीरे धीरे प्रोपोगेट करता है, और उसको कोई भी वस्तु दुनिया में
एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्शन होती नहीं। तो सब है ना अपना अपना टाइम देता है। यदि हमें स्टेशन जाना है तो हमें ऐसा ये पाँव पाँव करे चल के उधर जाना पड़ता है, सीधा नहीं जा सकता, और सीधा जा सकता है तो भी है ना ये समय लेता। तो ओल्ड रोमन ने बताया कि उसकी वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हकीकत तो यही है कि वो जवाब उसका 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड आया था, क्यों कि उसको है ना ये जुपिटर का डिस्टेंस तब सच्चा मालूम नहीं था, इसलिए ना वो थोड़ा रॉन्ग रिजल्ट आया। लेकिन जैसे ही हम लोग जुपिटर का सच्चा डिस्टेंस रखेंगे, पृथ्वी का सच्चा डिस्टेंस रखेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी इतनी बड़ी एक सेकंड की, वो अपने आप में महासिद्धि है उसको नापने के लिए। ये फिजू और सबने नापा एग्जैक्टली, तो ये अपने आप में महान सिद्धि है। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि फाइनाइटनेस ऑफ लाइफ, उसने हमें पूरी ब्रह्मांड को देखने की नजरिया बदल दी। जब हम देखते हैं कि सूर्य ढल रहा है, हकीकत में सूर्य 8.25 मिनट पहले ढल गया है, ये तो हमें भ्रम है। जब हम देखते हैं कि ये ना ये अपना तारा अल्फा सेंटोरी, ये मित्र तारा, तो आपको लगता है कि अरे अभी वो देखते हैं, नहीं, हम तो अभी उसकी तत्काल की स्थिति नहीं देखते हैं, लेकिन 4.25 साल पहले की उसकी स्थिति देखते हैं, क्योंकि उधर से प्रकाश आने में 4.25 साल लगते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है, वो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8.25 मिनट लगते। हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा मंदाकिनी है, और हमारे नजदीक की गैलेक्सी है ना एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो हमसे 22.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ये दिवाली के समय पे शाम को एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकाश में दिखाई पड़ती है, एक बहुत वेरी डीप ये स्पॉट के रूप में। तब जब हम लोग उसको देखते हैं तो आज की स्थिति नहीं, लेकिन 22.5 लाख साल पहले की स्थिति नहीं। तो यही है ना विचित्रता है ब्रह्मांड की। और यदि कोई ग्रह 5000 प्रकाश वर्ष दूर है, और उधर हमारे से भी ज्यादा आगे बढ़ी हुई सिविलाइजेशन है, और उसके बाद बड़े बड़े टेलीस्कोप है, और वो कुरुक्षेत्र पे रखेगा टेलीस्कोप को, तो वो लोग क्या देखेंगे कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा है। अरे हमारे लिए तो ये भूतकाल है 5000 साल का, और वो न उधर वर्तमान काल है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तभी जो प्रकाश इधर से चला है वो आज उधर पहुंचता है, तो वो लोग आज का चित्र देखेगा। और जो ग्रह 10,000 प्रकाश वर्ष दूर है, वो 5000 साल के बाद ये महाभारत का युद्ध देखेगा। तो ये ब्रह्मांड में कोई भी इवेंट बनता है कि किधर है ना वो भूतकाल है, किधर वर्तमान काल है, किधर ये भविष्य काल है। और फिर ब्रह्मांड में पूरा 5000 में 5000 प्रकाश वर्ष की रेडियस, तो इसमें वो वर्तुल पर जितनी भी सिविलाइजेशन होगी वो सब है ना ये महाभारत का युद्ध देखेगा। और ये जो इकोर होता है इवेंट का, वो नाश नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो ब्रह्मांड है, हमारा विश्व है, वो ना ये ना वो इट इज एक्सपांडिंग, वो विस्तृत होता जा रहा है। और वैज्ञानिक बोलता है कि वो शायद वो अटकेगा नहीं, वो स्टॉप नहीं होगा, तो ये इवेंट भी स्टॉप नहीं होगा। तो ये ना ये प्रकाश की बात है। इधर जो आप देखते हैं ना वो सूर्य नारायण देवता, वो हमारे रियली सन गॉड है, देवता है। इधर से ही हम लोग इसकी वजह से हम लोग इधर रह रहे हैं, और खाना पीना खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और वो दुष्काल भी पैदा करता है, अतिवृष्टि भी करता है, और ये पूरे इनके वायुमंडल को कंट्रोल करता है, ओशन को कंट्रोल करता है। यही हाँ हमारे लोगों का ऐसी कल्पना थी सुंदर कि वो अरुण था, उसका सारथी, वो खुद सत्य सूर्यनारायण देवता, 7 हॉर्सेस तो है विग्रह कलश में। और लेकिन आज हम है ना सूर्य का रियल फेस देख रहे हैं, रियल फेस देखने को हम लोग को मिला है। तो अभी मालूम पड़ा
कि वो तो बहुत बड़ा वायु का गोला है, तो इसका मतलब नहीं कि उसका इम्पोर्टेंस घट गया, वो देवता नहीं रहा हमारे लिए। हमारे लिए वो देवता है। ये आप देखते हैं वो मोढेरा सन टेम्पल गुजरात में, ये कर्कवृत्त पर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ये टेम्पल है। और एक 11th सेंचुरी में ये बनाया गया था, जब है ना मोहम्मद गजनी ने गुजरात पर चढ़ाई कर रहा था, सोमनाथ को तोड़ रहा था, तभी ये बना ये मोढेरा सन टेम्पल। और उसमें भगवान की सूर्यनारायण की मूर्ति थी। और ये क्यों कि हमारे पूर्वजों को न सूर्य का जो इम्पोर्टेंस है वो मालूम था, इसलिए उसकी प्रशंसा में टेम्पल ये मंदिर बांधे, ऋचाएं बनाई, श्लोक बनाए और उपासना की। ये जो आप देखते हैं वो कोणार्क सेंटर पर हमारे पूर्वज सुबह दोपहर को शाम को आकाश का और सूर्य का अभ्यास करते थे, और इस पर से वो नक्षत्र और सब गतिविधि सूर्य की रवि मार्ग को उसने ढूंढ निकाला। तो ये बहुत अभ्यास किया। और खगोल विज्ञान है ना बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। और दूसरा कई सदियों से नहीं, सहस्राब्दियों से उसका अभ्यास चल रहा है, इसलिए हम लोग इधर तक पहुंचे हैं। तो ये कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है। ये एक सन टेम्पल है। ये सन टेम्पल है ना, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी उसको कहा जाता है तो सन टेम्पल, और ये उसको हम लोग ऑब्जर्वेटरी बोलते। ये जो मोढेरा सन टेम्पल था, कोणार्क सन टेम्पल था, उसमें तो सूर्य की मूर्ति थी, स्टैच्यू थी। लेकिन ये जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है उदयपुर की, उसमें साक्षात सूर्य देवता आते हैं, सुबह में आते हैं, आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या होता है वो ही आप देख सकते हैं, और रियलिटी में। और शाम को है ना पश्चिम की ओर चले जाए। तो ये सूर्य का अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में कोयला, ये पेट्रोल, एटॉमिक एनर्जी सब कुछ खत्म होने वाले हैं स्रोत एनर्जी के, तब मात्र सूर्य रहेगा। द सन कैन कम टू अवर रेस्क्यू, और वही हमारे मदद में आ सकता है। इसलिए ये विज्ञानी लोग सूर्य का अभ्यास करना जरूरी है। और हमें भी बच्चों को बताना चाहिए कि सूर्य अभ्यास करो। कि हमारे जो अड्डू साहब है वो उसने ये नेहरू प्लानिटोरियम में सोलर टेलीस्कोप की स्थापना की थी, और हम लोग उधर ये ना एक सनस्पॉट देखते थे, और हम लोग उधर है ना उसका स्पेक्ट्रम देखते थे। तो ये ना सूर्य का अभ्यास जारी रखना जरूरी है, और ऑब्जर्वेटरी 2-4 स्थापना करने की जरूर है, बच्चों को ट्रेन करने की जरूरत है। जैसे अपने ना ये चंद्रमौली साहब पूरे इंडिया को ना एजुकेशन देने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही हमें ना ये सब करना चाहिए। ये साइंस सेंटर स्थापना करनी चाहिए, विज्ञान के केंद्र, इंस्टीट्यूट और एस्ट्रोनॉमी का अभ्यास, और साइंस इन एंशिएंट इंडिया, और ये सूर्य सबका अभ्यास करना चाहिए। लेकिन हम लोग किसमें पढ़े हैं, वो छोटी छोटी पेटी चीज में हम लोग झगड़ते हैं। कोई अच्छे टीचर नहीं है जो बहुत अभ्यास करके बच्चों को ज्ञान दे। ये सब है ना ट्रेडिशन, ये सब जो संस्कार, ये सब हमें करना जरूरी है। इधर आप साक्षात सूर्य देखते हैं, और ये रियल ये सूर्य का मुख है। उधर काले सनस्पॉट है, और ये भरत भाई अड्डू भरत साहब वो आपको और भी सूर्य के बारे में कभी बहुत डिटेल में बताएंगे, क्योंकि उसने तो कई सूर्य ग्रहण देखे हैं, उसका अभ्यास किया है, खोज की है, और ये अपने जो लूनार लेक है उसके बारे में भी खोज की। तो ये जो सूर्य है उसका डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है, उसका सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री है, अंदर टेम्परेचर ये ना 1-2 करोड़ डिग्री, और 1 सेकंड में वो 40 लाख टन पदार्थ को ऊर्जा में रूपांतर करता है। और गैलीलियो वो द फर्स्ट पर्सन के जिन्हें सूर्य को पहले देखा, और ये सनस्पॉट के अभ्यास पर से उसने बताया कि सूर्य अपनी धुरी पर गोल गोल घूमता है, 1 महीने में घूम लेता है। तो ये जो है ना, ये बाद में हम अभी बात नहीं करेंगे कि सूर्य ने धुरी भ्रमण कैसे लिया, सूर्य ने कैसे किधर से लिया वो धुरी भ्रमण, और ये सब ग्रहों ने ये रोटेशन किधर से लिया, और रेवोल्यूशन किधर से लिया।
तो ये ना सबका है ना, ये विज्ञान विचार करता है। मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कैसे उत्पन्न हुआ, ये गैलेक्सी क्यों क्यों गोल घूमती है, सब क्यों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं और एक्सेप्शन के सिवा। तो ये सूर्य देव का है। और ये जो आप देखते हैं उसका अंदरूनी भाग, इंटीरियर ऑफ द सन। और आप देखते हैं बड़े बड़े ये सोलर, ये फ्लेयर आप देखते हैं, सोलर पिनांस है, सोलर फ्लेयर और ये ज्वाला, और वो ऐसा लगता है छोटी सी, लेकिन वो 10 लाख किलोमीटर उसकी लंबाई। और उधर है ना, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई गेट टुगेदर टू फॉर्म हीलियम। और ये प्रोसेस में है ना एनर्जी बाहर करती है, क्योंकि हीलियम का वजन और मास और ये 4 हाइड्रोजन का मास, ये ना ये 4 हाइड्रोजन का मास ज्यादा है इससे। तो ये जो मिसिंग मास है वो एनर्जी के रूप में बाहर आता है, वही है ना थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन उसको बोलते हैं। और अभी आप देखें ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन चलता है। और ये जो सूर्य है ना, वो हाल की सोलर नेबुला की ये स्थिति है। सोलर नेबुला ने ये सब ग्रह बनाए, बाद में जो केंद्र में रहा वही अपना सूर्य। ये जो आप देखते हैं वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार है। तो हमारे चंद्रशेखर जैसे महान विज्ञानियों ने विचार किया कि भाई सूर्य की वजह से हम लोग इधर हैं, लेकिन जब सूर्य नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। तो सूर्य कभी है ना शांत हो जाएगा। सूर्य की एज ऑफ दी सन वो तो 4.6 बिलियन ईयर्स है, लेकिन अभी वो सूर्य कितना टिकेगा वो चिंता उसने की। और बताया कि जब सूर्य में हाइड्रोजन ईंधन फ्यूल खत्म होने आ जाएगा, तभी वो न्यूक्लियर फोर्सेस वीक हो जाएंगे और ग्रेविटी विल टेक ओवर, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तभी इलेक्ट्रॉन ये एटम में से बाहर आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन एक सेल बनाएगा केंद्र की चारों ओर, और अंदर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन सेल है उसको विज्ञानी लोग इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी कहते हैं। वही पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की मदद से ये जो ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है, गुरुत्व पतन, उसको स्टॉप करेगा। और 14 लाख किलोमीटर का सूर्य 14,000 किलोमीटर, 100 गुनी रेडियस कम हो जाएगी, वो 14,000 किलोमीटर की रेडियस ये डायमीटर वाली बन जाए। 14 लाख में से 14,000 डायमीटर, तो डेंसिटी 1 टन हो जाएगी। स्पूनफुल मैटर ऑफ न्यूट्रॉन, ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार विल वे 1 बिलियन 2 बिलियन, सॉरी 1 टन 2 टन। तो यही आप देखते हैं ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1931 में जब वो इंग्लैंड प्रस्थान हुए तो आर्कबोट में वही विचार करते रहे और ये थियरी बनाई, 1933 में प्रसिद्ध की और उसको नोबेल प्राइज 1983 में मिला। तो ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार, ये जब सूर्य जैसे तारे में जब फ्यूल खत्म होता है तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनते हैं। सूर्य कोई ब्लैक होल नहीं बनेगा, सूर्य कोई न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनेगा, वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी है। और ये ना 14 लाख में से जब है ना ये बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ, तभी है ना वो 14,000 किलोमीटर की साइज का बनेगा। तो प्रश्न है कि क्या आकाश में व्हाइट ड्वार्फ स्टार है? तो है, व्याध तारा है जो सीरियस, ये जो है ना ये जो ओरायन कॉन्स्टलेशन है, मृग नक्षत्र, उसको फॉलो करता है एक प्रकाशित तारा है, उसको बोलते हैं व्याध, सीरियस। ये सीरियस तारा पृथ्वी पर से देखते हुए सबसे बड़ा प्रकाशित तारा है, पृथ्वी पर से देखते हुए, वो ब्रह्मांड का नहीं है, तो वो सबसे प्रकाशित तारा है। और वो हमसे 8.7 लाइट ईयर्स अवे है। तो जब हम सीरियस को देखते हैं हम उसको 8.7 और करीब 9 इयर्स पहले की उसकी स्थिति देखते हैं। और उसका जो कंपेनियन स्टार है वही व्हाइट ड्वार्फ स्टार है, चंद्रशेखर। पहले विलियम डेसल ने 1846 में बताया कि सीरियस को एक कोई
अदृश्य भारे तारा है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा भी कि वही सुब्रमण्यम का व्हाइट ड्वार्फ था। तो बात ऐसे है कि ये सूर्य जैसे तारे जो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, यदि सूर्य से 4 गुना 5 गुना 10 गुना बड़ा तारा है और उसके केंद्र में जब ये न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाएगा ईंधन, तो उसका क्या होगा, उसकी हालत क्या होगी, उसकी दशा क्या होगी। तो यही थियरी जी.आर. ओपेनहाइमर ने 1939 में स्नाइडर और वोल्कोव उसके शिष्य के साथ में की और बताया कि सूर्य से 2 गुना 4 गुना 6 गुना बड़ा जो तारा है, वो उसमें जब यानी न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होगा तभी ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन कोलैप्स होगा और एटम टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, फिर वो इसका दबाव इतना है कि इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ड्रैग्ड इनसाइड, तो वो घिसड़ेगा उसको इलेक्ट्रॉन्स को, और अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसके साथ में वो टकराएगा, सब न्यूट्रॉन बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। और वो 14 लाख में से 14 किलोमीटर का बन जाए, डेंसिटी 1 बिलियन टन होगा। स्पूनफुल मैटर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार विल वे ना ये 1 बिलियन टन, वैसे ही तार है और वो गोल गोल घूमता है, और जैसे भी छोटा बनता है तो रोटेशन ज्यादा बढ़ जाता है, वो एंगुलर मोमेंटम का नियम है। तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार है वो 1 सेकंड में 33 टाइम्स, अभी हमारे दूसरे भारतीय विज्ञानी खगोल विज्ञानी श्रीनिवास कुलकर्णी ने ऐसे न्यूट्रॉन स्टार खोजे हैं जो 1 सेकंड में 500 टाइम वो गोल गोल घूम लेता है। यदि हम यही न्यूट्रॉन स्टार पे होंगे तो 1 सेकंड में 500 दफा वो आकाश घूम लेता है, तो वही है ना ये न्यूट्रॉन स्टार। तो आपको लगेगा भी न्यूट्रॉन स्टार आकाश में है कि ऐसे ही फेंका फेंकी करते हैं, फेकोलॉजी ऐसा है कि विज्ञानी लोग ये बात करते हैं, तो है ये ना ये टॉरस ये जोड़िए कर साइन, ये वृषभ राशि, उसका जो टॉरस का ये जो बूल है उसका एक सिंह पर क्रेब नेबुला है, ये उसको बोलते हैं कर्क निहारिका। ये कर्क राशि नहीं है, कर्क निहारिका, क्योंकि उसका आकार खेखड़ा जैसा है ना, क्रैब जैसा। तो कर्क क्रैब नेबुला उसके केंद्र में यानी वो न्यूट्रॉन स्टार है, वो आप देख सकते। अरे अभी तो सैकड़ों न्यूट्रॉन स्टार मिले हैं, सैकड़ों व्हाइट ड्वार्फ स्टार, और ये जो है ना वो अपने मैग्नेटिक पोल में से ना ये जेट फेंकता है लाइट का, और हम लोग गिन सकते हैं कि कितनी दफा 1 सेकंड में वो घुमा। तो 1 सेकंड में जो 500 दफा घूम जाता है तो वो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 50 सेकंड में वो कितना घुमा वही हम गिनेंगे, या तो 1 घंटे में कितना घुमा, बाद में बताएंगे कि एक ये रोटेशन में कितना समय लगता है, तो एवरेज लेते हैं जैसे। तो आप देखते हैं कि ये न्यूट्रॉन स्टार और ये जो आप देखते हैं वो क्रेब नेबुला, उसके केंद्र में न्यूट्रॉन स्टार है, ये जो आप देखते हैं वो है। तो आइंस्टाइन ने बताया कि भाई ये जो अंतरिक्ष है वो पेट में भी है, बाहर भी है, रूम में भी है, मकान के बाहर में, पृथ्वी के बाहर। तो ग्रेविटी कैनॉट बी एनक्लोज, उसको हम लोग है ना कैद नहीं कर सकते। तो ये जैसे कि अंतरिक्ष को कैद नहीं कर सकते हैं, वैसे ही ग्रेविटी को भी कैद नहीं कर सकते हैं। और उसने है ना ये बताया कि वो मेम्ब्रेन जैसा है, और जब उसमें पदार्थ अस्तित्व में आता है तो वो झोला पड़ता है, और ये ना ज़्यादा बड़ा है तो बहुत गहरा झोला पड़ता है, और ये करीब 50-100 टाइम सोलर मास होगा, तो वो है ना उसको हम लोग वो जो झोला है वो फट जाता है। ये होल इन हेवन, वो अंतरिक्ष में वो ना ये होल बनाकर उसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। तो देखो इधर है ना ये झोला है, इधर कोई भी आप कुछ लखोटा छोटा बॉल रखेंगे तो वो सीधा अंदर जाएगा, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। लेकिन यदि वो गोल गोल घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल नॉट अलाउ द प्लेनेट मर्क्यूरी और एनीथिंग टू फॉल इनटू द सन। हाँ, यदि वो है ना रेवोल्यूशन बंद कर देगा
रोटेशन बंद कर देगा तो वो जाके यानी सूर्य में गिरेगा और मर जाएगा। जैसे भी आजकल देखो ये धूमकेतु आकाश में, ये नियोवाइट धूमकेतु, ये उसका पीरियड बता है कि 6800 साल। लोग बोलते हैं कि वो है ना ये कुइपर बेल्ट में से आया है, क्योंकि ये जो प्लूटो तक के जो धूमकेतु है हजारों, वो तो है ना 50, 100, 60, 80, 100, 200 ईयर का उसका समय चक्र होता है। जैसे हेली का 75, 76 है। तो ये जो नियो वाइज जो धूमकेतु है वो है ना उधर उसको चारों ओर घूमता है, लेकिन यदि वो वीक हो जाएगा तो उधर है ना सूर्य उसको तोड़ डालेगा और ग्रास कर लेगा। 2 साल पहले एक धूमकेतु बेचारा ने सूर्य की परिक्रमा करने को आया था, वो थोड़ा वीक था, वो जैसे पीछे गया, हम बोला कि सुबह में, यादव साहब को भी मालूम होगा आपको भी, कि हम लोग बोले वो सुबह में वो दिखाई पड़ेगा, देखने को गए तो उसका ना तो शरीर दिखाई पड़ा, वो मर गया। ये सूर्य ने उसको तोड़ डाला। जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तब है ना ये धूमकेतु सूर्य में गिरते हुए भी विज्ञानियों ने फोटो लिया है। तो ये सब है ना ये विचित्र बात है कि ये सब है ना ये धूमकेतु को देखना चाहिए, वो रमणीय है। उसका रूप आप देखते हैं कि है ना ये आइंस्टाइन की थियरी के बाद में हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, फिर आपको कोई प्रश्न होगा तो हम लोग जवाब भी देंगे। ये ना ब्लैक होल का चित्र है, तो आपको लगेगा कि ब्लैक होल ऐसे फनल जैसा कैसा है, क्योंकि ग्रेविटी जैसे भी दूर दूर जाए वैसा ही निर्बल होती रहती है, तो उसको है ना ये अपसाइड डाउन है। तो है ना ये ब्लैक होल का ये ज्योमेट्रिकल पिक्चर है। और ये ब्लैक होल की चारों ओर समय भी रैप होता है, वो है ना ये कर्व हो जाता है और स्पेस भी कर्व हो जाता है। तो वो है ना वक्र लेते हैं, सब वक्राकार हो जाते हैं ये अपने ब्लैक होल के नजदीक में। तो ये उसका स्कीमेटिक पिक्चर है, उधर समय धीरा हो जाता है। अभी हम लोग को बोलेगा कि भाई संस्कृत में आप ब्लैक होल का ये वर्णन कर पाएंगे क्या, तो आप लोग अरे भाई कैसे करेंगे। तो इंटरेस्टिंग बात यही है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बात बताई। अर्जुन कृष्ण भगवान को पूछता है कि भगवान आपका निवास स्थान किधर है। तो कृष्ण क्या बोलता है, एक्चुअली कृष्ण कोई ब्लैक होल की बात नहीं करता, लेकिन उसके निवास स्थान की बात करता है। वो बोलता है कि यदत तदत भासयते सूर्यो तदत भासयते न तद भासयते न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। कि जिधर सूर्य प्रकाश देता नहीं, जिधर चंद्र प्रकाश देता नहीं, जिधर अग्नि प्रकाश देता नहीं, और जिधर उधर जो कोई भी चीज जाती है तो वो वापस आ नहीं सकती, वही मेरा निवास था। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा, जिधर जाते हैं तब, यद गत्वा न निवर्तन, उसमें से वापस नहीं आता, तद्धाम। तो यही है जब ब्लैक होल है। और हमें लगता है कभी कभी कि हमारे पुराणों और ये पढ़ना तो चाहिए, वो कभी कभी फैंटेसी स्टोरी लगती है, फिर भी वो उसमें बहुत मैसेज होता है। और एक दिन मैं विचार करता था कि ये ब्रह्मांड विस्तृत होता जा रहा है, तो क्या हमारे पुराण और उसमें उसका कोई मॉडल है। तो हमको मिल गया कि घटोत्कच का हाथी ये ब्रह्मांड का ना ये रूप है। ब्रह्मांड जैसा विस्तृत होता जाता है, उसको है ना उसकी जो टेप है रखेंगे उसके पूंछ के पास या हाथी के पास, तो थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर हम लोग लंबा करेंगे, फिर बढ़ जाएगा। तो वैसा ही है ना हर सेकंड ये ब्रह्मांड है ना ये विस्तृत होता जाता है। तो यही ब्रह्मांड है ना वो जो घटोत्कच का मॉडल है, वो है ना ये ब्रह्मांड का मॉडल। और आप देखते हैं कि वो आइंस्टाइन ने ये 4th डिमेंशन लिया, लेकिन वो है ना इनर्शियल फ्रेम लिया, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट, वो कोई भी चीज की। लेकिन ये ब्रह्मांड में कांस्टेंट वेलोसिटी तो सब जगह होती नहीं। अभी पृथ्वी पर है तो भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, कोई ये
कांस्टेंट वेलोसिटी होती ही नहीं है। तो बोले कि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेटेड है, सब चीज प्रवेगी है, तो उसको कैसे ब्रह्मांड का डिस्क्रिप्शन किया जाए। तभी है ना उसने बोला कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री काम में नहीं आएगी, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री काम में, जो है ना कर्वेचर। अभी आप देखें, एक बाउल है, बाउल पर आप है ना एक रॉड रखते हैं, तो रॉड कौन सा पॉइंट नापेगा 2 पॉइंट उसके किनारे का, लेकिन वो है ना बाउल का ऐसा नहीं नाप सकता। उसको जब बैंड करेंगे वो ही है ना वो पूरा बाउल को नापेगा। तो ये जो बैंड मेजरिंग टेप होनी चाहिए, तो एक्स वाई जेड एंड टी एक एक पॉइंट पर वो अपना रूप लें, ये ऊंचे नीचे खाबड़ खुबड़ जाए, तभी है ना ब्रह्मांड को नाप सकते हैं। तो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री की वजह से और उसके सहारे आइंस्टाइन ने बताया कि पदार्थ, मास और अंतरिक्ष ज्योमेट्री सब एक ही। तभी आप देखते हैं ये ब्रह्मांड, उसमें तारे प्रकाश, ये सच्चा पिक्चर है दूर से लिया हुआ। तो ये अभी आप दूसरे पिक्चर देखते हैं, ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है। ये सब जो व्हाइट स्पॉट है ना वो सब तारे हैं छोटे बड़े। ये आप देखते हैं वो ओरायन नेबुला है, जिधर स्टार है ना जन्म लेते हैं। स्टार्स आर बीइंग बोर्न इन दिस ये नेबुला, और वो 30 लाइट ईयर दूर है, और करीब है ना ये 5000 प्रकाश वर्ष दूर भी है। उसके बैकग्राउंड में वो ये ओरायन कॉन्स्टेलेशन है। और ये जो आप देखते हैं वो हॉर्सेड नेबुला, वो भी उसके बाद नजदीक में है। और कभी हम, और ये अदू साहब आपको टेलीस्कोप थ्रू ये ओरायन नेबुला, हॉर्सेड नेबुला सब दिखाएंगे, और ये देखने योग्य होता है। और ये जो आप देखते हैं वो अपनी आकाशगंगा का ये मोज़ेक पिक्चर, और प्रकाश को उसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में करीब ये ना 1 लाख साल लगते। तो क्रेब नेबुला है वो वृषभ राशि में है, वो हमसे 6000 प्रकाश वर्ष दूर है, और उसका विस्फोट 4 जुलाई गया, वो जुलाई ये 1054 में हुआ था। चाइनी लोग ने उसका रिकॉर्ड किया, लेकिन हकीकत में वो 6000 साल पहले हुआ, क्योंकि क्रेब नेबुला से हम तक पहुंचने में प्रकाश को 6000 साल लगा। तो उसका मतलब कि वो महाभारत के युद्ध के बाद 1000 साल के बाद वो रियलिटी में उधर ये नाश हुआ। तो ये है ना ये ब्रह्मांड जो आप देखते हैं वो अपने आकाशगंगा की मंदाकिनी है, उपमंदाकिनी है, सैटेलाइट गैलेक्सी है, स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड बोलते हैं। ये जो है वो यदि हम स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड के अंदर जाएं तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा, वही आप देखते हैं। और ये ना लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड है, तो आपको मालूम होना चाहिए, या तो आप ये जानना चाहेंगे कि मैगेलेनिक क्लाउड क्यों, तो उसकी भी बहुत बड़ी कथा है कि एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन ये 1515 में ये सरकमनेविगेट अर्थ, वो पृथ्वी की परिक्रमा करने को निकला था, और दक्षिण गोलार्ध में जब वो अपने वाहन हंकारता था तो उसने आकाश में कई महीनों तक एक ही जगह पर ये सब धब्बे देखे, तो वो मानता था कि ये ना ये बादल है। लेकिन बादल जगह तो बदलता है ना, लेकिन वो उसने नोट किया। बाद में विज्ञान ने बताया कि ये बादल नहीं है, वो तो छोटी छोटी गैलेक्सी है जो हमारी आकाश गंगा की ये उपमंदाकिनियां है, सैटेलाइट गैलेक्सी। और अभी ये मालूम हो गया है कि ये जो सैटेलाइट गैलेक्सी है उसको अपनी आकाश गंगा तोड़ती जाती है, और अपनी आकाश गंगा के चारों ओर भी वलय है। इतनी बड़ी आकाश गंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष का उसका डायमीटर, 500 बिलियन स्टार, उसके चारों ओर सूर्य जैसे ये अपने ये शनि जैसे वलय। और हम लोग मानते हैं, जो ये पार्कर सोलर प्रोब ने बताया भी है, सेंस किया कि सूर्य की चारों ओर भी वलय है। अभी ज्यादा खोज होने बाकी है, लेकिन इट हैज सेंस कि देयर आर रिंग्स अराउंड द सन। तो ये सब है ना विचित्रता है। जो आप देखते हो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, देवयानी तारा विश्व,
ये 22.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है और हमसे नजदीक की गैलेक्सी है। और ये जो छोटे बड़े धब्बे वाइट देखते हैं वो उसकी सैटेलाइट गैलेक्सी है। ये है ना वर्लपूल गैलेक्सी, वो चक्र जैसी, और ये जो है उसका सैटेलाइट है, उसमें से वो पदार्थ खींचती है, ग्रेविटी थी, और ये भरती और वो टाइडल फोर्सेस, और उसको उसमें से वलय बनते हैं उसको। ये ऐसी चित्र वो हमारी आकाश गंगा भी जैसे स्पाइडर गैलेक्सी है, ये सर्पिल भुजा वाली गैलेक्सी है। ये जो आप देखते हैं वो एडविन हबल है, इसने ये पूरा अभ्यास किया गैलेक्सियों का और बताया कि गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, रिसीडिंग अवे, और ये हमारा ब्रह्मांड ये विस्तृत होता जा रहा है। तो गैलीलियो ने एक युग शुरू किया ये दूरबीनों की वजह से, आइंस्टाइन ने दूसरा किया, न्यूटन ने किया, और ये जो है ये हबल ने दूसरा ये खगोल विज्ञान का गेट खोला और नया युग शुरू हुआ। और ये जो आप देखते हैं सब गैलेक्सीज है, और ये पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सी बिंदु है, और गैलेक्सी में ना तारे बिंदु है, तारे में ये ना हम लोग बिंदु। तो यही सब है ना छोटे बड़े की बात है। और हमारा विश्व एक्सपांडिंग यूनिवर्स है, तो आप देखते हैं, और कब तक वो एक्सपांड होता रहेगा वो किसी को मालूम। और ये बिग बैंग जैसे ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, और ये उसका दूसरा चित्र है, ये जो आप देखते हैं। अभी मुझे लगता है कि मैं इधर बंद रखूं, और ये आपको कोई प्रश्न है तो हम जवाब भी दे सकते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इतनी लंबी तक ये सुना। आपको जो प्रश्न है तो कह सकते। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है रावल सर, थैंक्स अ लॉट वेरी मच। On behalf of the entire bunch of organizers, I give you a very warm digital round of applause for towards you. We extend a very heartful welcome towards you on behalf of all the organizers, because for giving such a detailed analysis of not only the beginning of the universe but the way in which you expanded। और जिस तरीके से आपने अपने उस आपका मुझको वो सेंटेंस याद आता है कि द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का अगर मंदिर है तो वो सोलर ऑब्जर्वेटरी है या ऑब्जर्वेटरी है, और ये आज का कह लीजिए कि नेसेसिटी ऑफ द डे है या नीड ऑफ द आवर है to really make them as the temple of India। And hopefully with mentors like you, under guidance of people like you, we shall surely proceed on to make themselves onto the path of making them as the temples of the modern India। So रावल सर, अगर आपकी काइंड परमिशन हो तो क्या हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन को प्रारंभ कर सकते हैं सर? हाँ, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैं पिक्चर में लाना चाहूंगा अपने को होस्ट मिस्टर शुभान भूषाल जी का। मैं शुभान जी से कहूंगा कि हम लोग अल्टरनेटिव तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो है हमारे ऑडियंस के द्वारा अभी हम लोगों के सामने रखे गए हैं चैट बॉक्स और हमारे इनबॉक्स के माध्यम से। तो उन दोनों तरीके के प्रश्नों को हम लोग जो मोस्ट रेलेवेंट टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द डे है उनको हम लोग रखेंगे। तो शुरुआती 2 सवाल जो है मैं रावल सर के सामने रख रहा हूँ एक एक करके, उसके बाद शुभान पूछेंगे, तदुपरांत में फिर रावल सर का एक पार्टिंग मैसेज होगा। तो सर जो पहला सवाल जो आपके लिए आ रहा है वो हमारे एक विजय जी हैं, हमारे श्रोता, उन्होंने पूछा है कि सर यू हैड टॉक्ड अबाउट रिलेटिविटी, आपने अपने वक्तव्य में सापेक्षता का जिक्र किया है। काइंडली एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल वेव्स इन द डिटेक्शन एंड कैन दे ट्रेवल फास्टर देन लाइट। आप कृपया ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें, और क्या ग्रेविटेशनल वेव प्रकाश की गति से ज्यादा तेज चल सकती है? ओवर टू यू रावल। बात ऐसा है साहब कि ये आइंस्टाइन की थ्योरी में जितनी भी फॉर्मूला है उसके डिनोमिनेटर में 1 - v²/c² जैसा अंडर रूट जैसा वो आता है, और यदि v = c बने तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। तो मास बिकम्स इमेजिनरी। जब तक हम लोग वो इमेजिनरी मास को समझेगा नहीं कि उसको कैसे रियलिटी में रियल नंबर में लाना, तब तक हम मानेंगे कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती। लेकिन वो है ना, ये जी सुदर्शन और हमारे नार्लिकर साहब और ये धुरंधर साहब ने टेक्टोन के बारे में रिसर्च किया। वो बोलते कि टेक्टोन है ना वो ऐसे है कि इसकी मिनिमम गति है ना लाइट से ज्यादा है और बाद में 1000 गुना अधिक।
ये सब ऐसी बात है, लेकिन अच्छा वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रियलिटी में कैसे लाना, जैसे एक्स प्लस आएगा, लेकिन जब आप उसका ये मॉड्यूलस लेंगे तो वो रियल बन जाए, क्योंकि अंडर रूट एक्स प्लस 22 के बन जाए। तो यदि हम वो इमेजिनरी नंबर को और मास को रियलिटी में लाएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो यानी ये आइंस्टाइन की थियरी बराबर है, ये कोई पदार्थ पार्टिकल को देयर कैन नॉट बी वेलोसिटी मोर देन लाइट, क्योंकि ये आइंस्टाइन की थियरी कई चकासनी हुई है, उसकी कसौटी हो गई है एटॉमिक एनर्जी में, सब में। तो यही बात है। थैंक यू सर फॉर सच ए कैंडिड रिप्लाई। इतना अच्छा जवाब देने के लिए, इतना विस्तृत जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल जो है सर, हमारे दूसा जी जो है आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कॉमेट न्यूवाइज का रेफरेंस दिया है अपने सवाल में चैट बॉक्स में, और ये दो सवाल हैं, दो लोगों के, उनको मैं मिलाते हुए आपसे सवाल पूछता हूँ सर, कि आपने धूमकेतु पर रिसर्च किया है, तो कृपया जो है कॉमेट न्यूवाइज के कंटेक्स्ट में अपनी धूमकेतु की रिसर्च पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए हम सभी को ये बताएं कि क्या ज्यादातर कॉमेट और ऊट क्लाउड का जो क्षेत्र है उसमें कोई रिश्ता होता है सर? ओवर टू। यस, बात ऐसे है कि पहले तो ये बताऊं कि अरिस्टोटल ने बोला था कि ये जो कॉमेट्स है दे आर जस्ट एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, लेकिन टाइको ब्राहे ने वो है ना कॉमेट का डिस्टेंस नापा, बोला कि वो तो है ना ये मून से भी बहुत दूर है, 50 टाइम फर्दर अवे फ्रॉम द मून, और बताया कि वो है ना एटमॉस्फेरिक फिनोमेना नहीं है। बाद में आया है ना अपना ये कैप्लस लॉ, ये न्यूटन ग्रेविटी आई, एडमंड हेली, उसने उसका हेली धूमकेतु का बहुत अभ्यास किया, बता कि वो है ना वो समय चक्र वाला है और वो वापस आएगा, और ये ना 1758 में आया। और बाद में व्हीपल ने बताया कि वो तो दे आर डर्टी बॉल्स ऑफ डर्टी आइसिस। ऊट ने बताया, ऊट ने क्या किया कि 19 वॉज वेरी लॉन्ग पीरियड के कॉमेट का अभ्यास किया, बताया कि वो दूर दूर से आता है। तो उसको प्रश्न पूछा गया कि भी ये ना उधर कैसे हो गया, ये धूमकेतु कैसे पैदा हुआ, तो उसका जवाब उसने क्या दिया कि भी मंगल और गुरु के बीच में एक ग्रह था, वो टूट गया, उसके सब फ्रेगमेंट्स है ना उधर उड़े। तो बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं उड़ सकता है, उधर जाएगा कितना दूर है, वो इधर है ना ये समझो कि 3 AU, और वो है ना ये 1 लाख प्रकाश, 1 लाख AU है, तो उधर जाते जाते तो वो एनर्जी बन जाएगा और उसका पता, तो वो भी है ना ये नामुमकिन हुआ। मैंने ये सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन का अभ्यास किया, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सोलर नेबुला इन टर्म्स ऑफ रोस लिमिट, वो बहुत बड़ा आइडिया, छोटा लेकिन बहुत आइडिया। तो उसने बताया कि उसका, और वो भी बताया कि शुरुआत में सोलर नेबुला की ना किनारी है ना उसका डिमेंशन, उसकी रेडियस कितनी थी वो साबित करना था। तो वो बताया कि वो है ना ये करीब समझो 15,000 अरब किलोमीटर की आई, और ये जो है ना सब 15,000 अरब किलो, और उधर से जब कोलैप्स शुरू हुआ तो वो अबाउट 150 AU और 2 AU तक वो बाद में पहली दफा वो स्टॉप हुआ, वो टेन्यूअस मैटर था। तो वही जो बहुत बड़ा पट्टा है वही है ना ये एक्चुअली ऊट क्लाउड ऑफ कॉमेट्स है, उसका इनर एज है। उसको कुपर ने बोला ये जो छोटे ये प्रकार ये समय चक्र वाले ये जो है धूमकेतु वो उधर से आता है, उसको कुपर बेल्ट बोलते हैं। तो ये जो पूरा जो स्पैन है वो इनर साइड है, वो कुपर बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि कुपर जिराड कुपर के बड़े बड़े ये शिष्य थे, तो उसको है ना उसको कुपर का नाम दिया। और ये जो है बड़ी दफा हमने बताया कि भाई ये ना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सोलर नेबुला में आउटर मोस्ट रिंग है ना वो ये ऊट का था, और उधर से है ना ये सब है ना कॉमेट आते हैं। इनके विज्ञानियों ने ये भी बताया कि भाई ये पृथ्वी की 4.5 अरब वर्ष की उम्र में कितने ये धूमकेतु उधर से आ सकते हैं, क्योंकि वो तो करोड़ों साल लेते हैं ना उधर आते हैं, हजारों साल लेते हैं। तो बोले कि 500 से ज्यादा नहीं है, तो इधर तो कितने भी है। तो ये है ना ये सब को समझाने के लिए हमने ये बताया कि ये ऊट क्लाउड ये ना कुछ नहीं है, आउटर मोस्ट रिंग है,
और दूसरा कि एक जैसे कि सूर्य की चारों, सूर्य माला की चारों ओर ऊड क्लाउड है, वैसे ये ग्रहों की चारों ओर भी ये सैटेलाइट गैलेक्सी के चारों ओर भी ऊड क्लाउड है, उसमें से संबंध। तो वो जरा डिटेल है, लेकिन वो कनेक्शन है। दूसरा कि कॉमेट है ना, इधर बहुत कुछ कर सकता है, वो एटमोस्फियर चेंज कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, विनाश भी कर सकता है, अपनी लोगों की ये जात भी बदल सकता है, क्योंकि उसमें ऐसे पदार्थ है कि अपनी है ना ये डीएनए आरएनए में वो ये करेगा, टिंकरिंग करेगा। और दूसरा कि उसने वो लोग ये अपने क्या बोलते हैं डायनासोर्स का तो निकंदन निकाल, तो वो बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ ये करने का है। उसके साथ ये उड़काव के साथ में भी संबंध है, उस पर 1 घंटा भी बोल सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद रावल सर। अब मैं पिक्चर में लेकर के आऊंगा शुभान राज जी को। शुभान जी कृपया जो है इस क्वेश्चन आंसर सत्र को आगे बढ़ाएं। तब तक मैं हमारे दक्षिण भारत के क्षेत्र से आने वाले कुछ सवालों को नोट करके उनका संज्ञान लेता हूं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप रावल सर से आगे का सवाल पूछें। ओवर टू यू शुभान। Namaste, Rawal sir. I hope that you are fine. I have many questions from chat box. The first question from Kshitij Srivastava is, Sir, is there any limitations of the Big Bang Theory? क्या Big Bang Theory की कोई limitation है? क्षितिज श्रीवास्तव का क्वेश्चन है। बिग बैंग थियरी ये असत्य हो सकती है यदि खगोल विज्ञानी ऐसी गैलेक्सी और स्टार को 15, 17 और 20 बिलियन लाइट ईयर दूर जो खोजेंगे तो ना ये बिग बैंग थियरी झूठी हो सकती है। और बिग बैंग थियरी में दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है कि समझो कि हमने 7 बिलियन लाइट ईयर पर एक ये लिया, एक पदार्थ, उसका जो हमने स्पेक्ट्रम नापा और डॉपलर इफेक्ट, और बाद में वही अंतर पर दूसरी दिशा में तीसरी दिशा में नापा, तो वो ना सामान्य नहीं आता है, क्योंकि ये सब गैलेक्सी और स्टार वही डिस्टेंस पर है, दूर जा रहे हैं, तो उसका स्पेक्ट्रम बराबर होना चाहिए, उसके डॉपलर इफेक्ट बराबर होनी चाहिए, उसमें रेडशिफ्ट बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है। बाकी तो ये बिग बैंग है ना बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि दूसरा बहुत चीज उसने समझाया। थैंक यू सर फॉर दिस आंसर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है परवेज मेहंदी अंसार सर का। ही वांट्स टू नो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज बाय इंडियन प्लानिटरी सोसाइटी। इंडियन प्लानिटरी सोसाइटी कौन कौन से कोरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज चलाती है? हम लोग है ना 20 साल से इंडियन प्लानिटरी सोसाइटी चलाते हैं, और हमारे पास है ना हमारे स्टाफ भी है, और वो सोसाइटी चलाने में बहुत तकलीफ है, क्योंकि पगार तो देना ही पड़ता है, है या नहीं। तो इसलिए हम लोग इतने एक्टिविटी शुरू की कि चलो फाउंडेशन कोर्स, लेकिन फाउंडेशन कोर्स तो है ना पर्सन टू पर्सन होता है, तो कोरेस्पोंडेंस कोर्स हमने शुरू किया है। तो उसमें 4 मॉड्यूल है, 3 महीने के बाद भेजते हैं, वो स्टडी करो, बाद में उसका जवाब दो, बाद में एग्जाम और सर्टिफिकेट होता है। तो ये कोर्स जैसे भी हम लोग इधर ऑनलाइन कोर्स करते हैं, तो अभी ऑनलाइन कोर्स तो होगा ही होगा, क्योंकि अभी है ना कोरोना की वजह से ये सब हुआ। तो वैसे कोरेस्पॉन्डेंट को तो पहले से भी चल सकते, उधर भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि पोस्ट बराबर चलती है, कुरियर बराबर चलता है, तो ये ने हमने कोरेस्पॉन्डेंस को शुरू किया है, और हम चाहते हैं कि लोग उसमें जुड़े, तो हमारी सोसाइटी को हेल्प मिलेगी, फिनेंशियल हेल्प। क्योंकि कब तक हम लोग ये डोनेशन पर चलता है, लोग है ना डोनेशन देते भी नहीं, तो हम लोग अपने 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 पैसे से अभी चलाते हैं। तो यदि कोरेस्पोंडेंस कोर्स जैसे जो कोर्स होगा, कि अभी हम लोग पूरा इंडिया को कवर करते हैं ऐसे प्रोग्राम में, तो हम लोग है ना एक दूसरों को, संस्था को मदद क्यों नहीं करें, एक दूसरों के साथ में सहयोग से क्यों नहीं रहें, वो ही हम आगे आएंगे। संघे शक्ति कलव युगे, कलयुग में संघ होना बहुत जरूरी है। और ये ना आपके 5 बड़े बड़े टेलीस्कोप है, मेरे 5 बड़े बड़े टेलीस्कोप, क्या जरूरत है दो डुप्लीकेशन करने का? एक के पास है, वो जब जरूरत पड़े तो जाए। और ये ना इकट्ठा ये फिनेंशियल ये पूल होना चाहिए, फिनांस का भी, और सबको है ना जरूरत के मुताबिक दे, उसकी कोई कमेटी होनी चाहिए। और ये प्रोफेसर ये चंद्रमौली जोशी
ये अपने बोरनिया साहब है, गोपाला जी है, ये ना ये मोहन जी है, अड्डू साहब है, सबको मिलकर कमेटी बनाना चाहिए और किसको क्या जरूरत है, क्या इकट्ठा हो सकता है, और लोग पूरे होगा तो लोग भी देगा। वो है ना मंदिर में क्या होता है, करोड़ रुपया क्यों हो जाता है, वो 10-10 रुपया डाल के भी तो है ना। ये कोरेस्पोंडेंस कोर्स हमने शुरू किया है और बहुत ऑथेंटिक है। हम लोग है ना बहुत और भी एक्टिविटी करना चाहिए। थैंक यू रावल सर एंड थैंक्स शुभान फॉर कैरिंग फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। तो सर दो क्वेश्चन जो है हमारे पास विजय राघवन सर की तरफ से सीधे चेन्नई से आ रहे हैं। विजय राघवन सर और शशांक वर्मा जी का एक ज्वाइंट सवाल है। दे वांट टू नो सर, effects of certain comets on the life of earth is specified in many ancient texts। कई पौराणिक टेक्स्ट में जो है हमारे कॉमेट्स और धूमकेतुओं का वर्णन है, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? और साथ ही साथ वो सर एक दूसरी चीज और जानना चाहते हैं विजय राघवन सर इन पर्टिकुलर, इफ यू कैन काइंडली गाइड स्पेसिफिक वैदिक टेक्स्ट रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोनॉमी। वैदिक वांग्मय में हमारे एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र का कहाँ कहाँ पर वर्णन है, वो उसकी डिटेल बृहद रूप से जानकारी करना चाहते हैं। उसमें आपका सहयोग, आपकी गाइडेंस वो चाहते हैं। ओवर टू यू सर। बात ऐसा है कि हम लोग इन्हें इंस्टीट्यूट खोली है, पहले वो खुली थी, अभी हम फिर से शुरू किया है, और महिसागर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, उसके जरिए हम लोग अभी एमफिल पीएचडी कोर्स करने वाले हैं। क्योंकि बीएससी एमएससी में तो बहुत ये प्रोफेसर रखना पड़ता है, 4-5 एक में, और 1.25 लाख रुपया उसका फी, तो ये अभी पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग एमफिल और पीएचडी कराएंगे। पीएचडी में रिलेटिविटी, ये अपना दूसरे फॉर्मेशन ऑफ द सोलर ऐसे प्रोजेक्ट लेंगे, और सूर्य का अभ्यास, और ये जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी है वो भी हमारे पास बहुत पुस्तक है, और अड्डू साहब को भी मालूम है कि उसके पास भी बहुत पुस्तक है। तो ये जो है ना एंशिएंट ये टाइम में हमारे लोगों ने क्या क्या किया, और ये आर्यभट्ट का कार्य, भास्कराचार्य का, बदामीर का, ये सब स्टडी करके आगे आ सकते हैं नहीं, उसका ये सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। और ये जो है ना ये जो आगे भी ये एंशिएंट साइंस में ये हम लोग ये उसका अभ्यास कर सकते हैं। और ये सब वेद में क्या है, गीता में क्या है, ये स्टडी करके, या तो महाकवि कालिदास का ऋतुसंहार में विज्ञान और खगोल विज्ञान क्या है, तो वो भी कर सकते हैं। तो एंशिएंट साइंस में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो डेड हो गया है, हाँ। और अभी के विज्ञान के लाइट में, इन रेलेवेंस विथ मॉडर्न साइंस, वी हैव टू स्टडी एंशिएंट विज्ञान, और यही है ना अपन लोग कर सकते हैं। नासदीय सूक्त, ये ना ये अपना ये दीर्घतमस का कार्य, बहुत कुछ। Thanks for this answer, sir. Sir, I have two more questions. First question is from Prakash Wagmare. He have asked, is there anything like multiverse? क्या multiverse जैसी कोई चीज सच में एग्जिस्ट करती है? बात ऐसा है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, कि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी है, और ये सब प्रोबेबिलिटी है। क्वांटम मैकेनिक्स है, वेव मैकेनिक्स है, तो है ना पूरे वेव पैकेट के बारे में बात करेगा। लेकिन जब वो फाइनल में आप एक वेव पकड़े, तभी सब वेव कोलैप्स हो जाता है। तो ये अभी वो एक युगर जैसे साइंटिस्ट है, मैं जरा नाम, तो उसने ना वेव ये यूनिवर्सल वेव फंक्शन खोजा। तो बोलते हैं कि एक वेव में काम करो, लेकिन दूसरे वेव भी ऐसा है साथ में। तो वही आइडिया पर ये मल्टीवर्स यूनिवर्स जिसका आइडिया आया है कि ये हमारा विश्व है, कहीं भी विश्व होना चाहिए, और ये प्रोबेबिलिटी क्वांटम मैकेनिक्स का ये आइडिया है। और ऐसे तो अपन देखो ये फूका वाला, यदि हम मेले में जाए तो फूका वाला कितना फूका लेके पूरा झुमखा लेके घूमता है, वैसा ही शायद है ना यूनिवर्स है। और एक कथा भी है, पौराणिक कथा, बहुत इंटरेस्टिंग है, वी कैनॉट एक्सपेक्ट, ऐसा ही कथा है। तो वो बोलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में झगड़ा हुआ, कौन बड़ा देव। वो गया माता जी के पास, अम्बा जी के पास, तो अम्बा जी बोले चलो मेरे साथ में। तो उसमें एक ब्रह्मांड में लेके गया, देखो इधर ब्रह्मा विष्णु महेश है। बाद में दूसरे ब्रह्मांड में लेकर, देखो ये भी दूसरा ब्रह्मांड है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा रियली स्टोरी है। तो ऐसा 5 ब्रह्मांड 10 ब्रह्मांड में वो लेके गए,
तभी उसको लगा कि हम तो कुछ नहीं, हम भी एक सामान्य है, तो उसका अभिमान हो गया, सबको सहकार मिल गया, सब हो गया। तो ऐसी कथा है ये मल्टी यूनिवर्स की। ऐसे तो हम लोग का भी देखो स्वर्ग नरक ये थे, बहुत कुछ है। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, there is actually a question from Mayankeshwar Singh, and now we are moving towards the final leg of the question. We will be taking alternative questions, one from my part and one from Shubhan, and then the ending question. So, Mayankeshwar ji has asked, sir, how is mass the fifth dimension, and what is the fourth dimension? Please explain. आपके अनुसार मास जो है वो फिफ्थ डायमेंशन कैसे है और चौथा डायमेंशन किसको कहा जाएगा? ओवर टू यू सर। बात ऐसा है कि ये ब्रह्मांड इज नथिंग बट डिमेंशन, ब्रह्मांड इज नथिंग बट एनर्जी, नथिंग बट वो बबल ऑफ एनर्जी, ये सब एक के एक है। यदि हमारा बॉडी 3 डिमेंशन नहीं होता तो इधर ये पेट भी नहीं होता और ये हार्ट भी नहीं होता, और ये ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको ना 3 डिमेंशन ही है, वो 1 डिमेंशनल चीज नहीं है, 2nd डिमेंशनल चीज नहीं है, वो तो ऐसा दिखाई पड़ता है, भ्रम है। जैसा कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री वो लोकल व्यू है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का, वैसा ही है ना ये ब्रह्मांड है। तो अभी है ना LMT, लेंथ मास एंड टाइम, वो है। तो ये न्यूटन ने LNT यूज किया, आइंस्टाइन ने LNT यूज किया नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, टाइम ये 4th डिमेंशन, लेकिन बीच में M रह गया। M क्यों कोई किसने डायमेंशन नहीं लिया? यदि हम M को डायमेंशन लेंगे तो वो 5 डिमेंशनल ज्योमेट्री हो जाएगी, सब इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि वेक्टर, ये वेक्टर A बार, लेकिन उसको 3 वो XYZ 3 कंपोनेंट होता है IJ के, तो ऐसा ना उसके में तो कोई वेक्टर होगा तो उसको 5 कंपोनेंट होगा, उसका इक्वेशन है ना ये कहीं 100 जितने इक्वेशन आएगी। तो ये जो इक्वेशन तो है ना उसको सोल्व करने का हम लोग ने वो आइंस्टाइन की थियरी सोल्व की पूरी और रिप्रोड्यूस की 5th डिमेंशन में, और मालूम पड़ा कि है ना उसका भी रिजल्ट अभी हमने ज़्यादा नहीं लिया, तो ये बताया कि ये उसका लाइन एलिमेंट है। यदि हम M को ना ये कांस्टेंट ले लेंगे तो आइंस्टाइन थियरी आ जाएगी, लेकिन अभी उसका इफेक्ट क्या, वो जैसा E=mc², आइंस्टाइन ने 4th डिमेंशन लिया, उसका इफेक्ट में E=mc² आया, मास इक्वल टू एनर्जी। जैसे भी डायमेंशन बढ़ते जाएंगे उतना है ना वो ज्ञान बढ़ता जाएगा अपना, वो है ना ये अभी करना बाकी है। लेकिन दूसरे लोगों ने क्या किया था, 6 डिमेंशन, 10 डिमेंशन, 11 डिमेंशन, पर ये बताया नहीं था कि वो कौन सा डिमेंशन। ये तो मैथमेटिक्स है, सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये सब करो, x² पर y² z² t² ऐसे, क्योंकि वो 4th डिमेंशन, 5th डिमेंशन, 6th डिमेंशन क्या है, कौन सा, और ये करके बताओ। और ये जो आप 5th डिमेंशन मास लिया, तो मास को है ना ये कन्वर्ट करना पड़ता है लेंथ में, और जब ये मास को लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट हमें खोजना है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और वो है ना ऐसा होना चाहिए कि मास को लेंथ में बदल दे। तो ये कांस्टेंट का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, लेंथ अपॉन मास, तो बाद में मास कैंसिल करके लेंथ आएगा। और ये जो है कांस्टेंट वो G/c² है, G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट C, और उसकी वैल्यू 10⁻⁻28 है। उसका मतलब है कि है ना वो डिमेंशन दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कि समय में आइंस्टाइन का देखो ना, वो कितना 30 करोड़ हो गया ये मीटर, वो बड़ा, तो ये 10⁻⁻28, तो वो है ना दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, जब मास खुद ही 10⁻28 होगा तो वो 1 मीटर के रूप में बाहर आएगा, यदि डबल होगा तो 2 मीटर। तो ये सब ऐसा है। अभी 6th डिमेंशन क्या है वो हम लोग ढूंढते हैं, 1-2 हमें ये मिला है क्वांटिटी, उसका कार्य बहुत डिफिकल्ट होता है, क्यों, इक्वेशन बहुत होता है। Thank you, sir. And we are really blessed to have heard from you today. And in the presence of the Holy Trinity of Astronomy, Dr. Bharat Adur, Dr. Narendra Bhandari sir, and also JJ Rawal sir, not to forget. So all the 3 have been gracing the occasion for the day. So we are now moving toward the last leg. आखिरी 1-2 सवालों की तरफ सर हम बढ़ते हैं। सर, हमारे बीच में आज अनिल थानवी सर मौजूद हैं। तो जैसे कि नेबुलर हाइपोथेसिस की बात होती है, कई बार सोलर सिस्टम की अपनी अपनी थ्योरीज होती हैं, बिग बैंग थ्योरी है, या अभी क्षितिज श्रीवास्तव जी का एक सवाल आया था, व्हाट आर द लिमिटेशंस। सो SAFE and all the people, they have done a research regarding the nebular hypothesis also,
and they have told that it is actually a twisting and tightening effect and all, and they have really questioned the theory of the nebular hypothesis altogether. So your candid reply before we move to the last question of black hole. बात ऐसा है कि हमारा तो पेपर प्रसिद्ध है वो सब, और ये डिस्कशन पूरी कि वो सोलर नेबुला था, उसका रेडियस कितना था तो मालूम थे, लेकिन हमने बताया कि उसका ना डायमीटर ये 30,000 बिलियन का डायमीटर साबित किया कि वो उसका इतना डिमेंशन था सोलर नेबुला, और वो उसका कॉन्ट्रैक्शन से हुआ। और हमारा एक इम्पोर्टेंट आइडिया क्या था कि कंट्रैक्शन थ्रू रोस लिमिट, तो वो उधर से रोस लिमिट तक पहला वो ये हुआ, और ये ना ये उसके बाद ये जरिए पूरा डिस्टेंस लॉ आया। तो डिस्टेंस लॉ Rn इक्वल टू R0 a to the power n वेयर इज ये रोस कांस्टेंट, और इसमें से हमने लोगों ने ये सब है ना ये कैलकुलेशन किया। तो पहले कहीं है ना ये सब वलय आए, कहीं है ना ये ऑर्बिट आई, तो हम लगा थी ओ इतनी ऑर्बिट बीच में आई है। फिर वो बाद में जाके ना बुध की ऑर्बिट आई, हाँ वो बराबर आई, तो बहुत अच्छी बात है। तो बुध की आई तो शुक्र की भी आएगा, नहीं तो खत्म हो जाता है। शुक्र की आई, गुरु ये पृथ्वी की आई, ये मंगल की आई, एस्टेरॉइड बेल्ट की, ये पूरा डिस्टेंस लॉ है ना शुरू किया। और उसमें से हम लोग कहते हैं कि सूर्य की चारों ओर भी भले होने चाहिए, और उसका ये ज़्यादा 2-3 तो पेपर हम लोग ने प्रसिद्ध किया है। और एक तो है ना ये बेंगलोर के एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में किया है, और बाद में हमें लगा कि चलो ये रेजोनेंस भी है, लाप्लासियन रेजोनेंस, ये सोलर सिस्टम, यदि ये थियरी साथी है तो वो उसको जवाब देना चाहिए। तो उसको है ना ये लाप्लास रेजोनेंस में अल्फा बीटा वो 2 कांस्टेंट था, वो बोलता है कि ऐसा ही अल्फा बीटा है ना डिस्टेंस से ढूंढो, एरर है इससे ढूंढो। हमने वो थियरी लगा के बताया कि अल्फा और बीटा क्यों क्या होना चाहिए, सीधा जवाब, ऐसा नहीं कि अल्फा बीटा ने ऐसा ही खोजो। तो इस तरह हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम प्रॉब्लम, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, वो सब हम लोग ने उस पर से आते हैं, और ये ना ये नेबुलर हाइपोथेसिस, तो ये जूनी ये सब आइडिया बहुत था। तो यही बात है, तो हम लोग मानते हैं पीपल कैन रीड अवर पेपर और बाद में क्वेश्चन करें, हम लोग समझा सकते। तो ये ना अभी हम लोग लगता है कि दैट इज द रियल, क्योंकि सब प्रॉब्लम वो समझा रहे, इवन ये सब ये कॉमेट का कि रिंग का, ये हम लोगों ने ये जुपिटर के बाजू में रिंग है, नेपच्यून के, यूरेनस के, वो हमने कहीं पहले बताया था, क्योंकि वो लॉज और ये थियरी पर, क्यों कि ऑल सेटेलाइट सिस्टम दे मिमिक द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम स्टडी वो सब है ना वो सब लागू होना चाहिए, और लागू होता है ये रेजोनेंस। Thank you, sir. So, as we are moving to the last question, I would just request Subhan Raj and Mohan Ram Irania sir to be kindly ready for the formal closure. ये चूंकि हमारा अंतिम सवाल होगा, इसके बाद हम फॉर्मल क्लोजर की तरफ बढ़ेंगे। तो सर एक सवाल हम लेना चाहते हैं, हमारे रंजना जी के साथ में 2 लोगों का मिला जुला सवाल है। तो पहला सवाल रंजना जी का है कि सर डू ऑल स्टार्स आर प्राइमरीली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस ओनली, और उसी में जो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री सवाल आया है कि क्या सर ब्लैक होल के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो पूरी गैलेक्सी को ही अपने अंदर समाहित कर ले, और यदि सूरज जो है हमारा ब्लैक होल बनता है तो ऐसी सूरत में क्या स्थिति होने वाली है अर्थ के वासियों के लिए। ओवर टू यू सर। बात ऐसा है कि ये जब एनर्जी बाहर पड़ी बिग बैंग में, तो पहले तो पार्टिकल बने वो क्वार्क, हिग्स बोसोन, हिग्स पार्टिकल, और ये ना ग्लूऑन, और देखो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब बने। बाद में हाइड्रोजन ही बन सकता है, हल्का वही है, बाद में हीलियम, तो ये ना हीलियम ये हाइड्रोजन में से ये सब बना है। वो ये उसका पूरा कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा हुआ है, ये हॉयल ने किया है, फ्रेड हॉयल ने, विक्रम सिंह ने भी किया, बहुत लोगों ने, तो ये तो बराबर है। अभी आपका दूसरा ये सवाल था कि ब्लैक होल, अभी ब्लैक होल कितना बड़ा है उस पर उसकी शक्ति का आधार है। अभी एवरी गैलेक्टिक सेंटर हैज ए ब्लैक होल, लेकिन वो ब्लैक होल ये 1 मिलियन स्टार सोलर मास का है, ये 1 बिलियन सोलर मास का है, वो देखते हुए वो है ना उसको भी एनकल्प कर सकते हैं। और लेकिन ये भी हमें मालूम नहीं कि रियली वो ब्लैक होल को ये बॉटम है कि बॉटमलेस है, वो भी मालूम नहीं। क्यों कि वो ऐसा वो होगा ऐसा, फिर वो बहुत गहरा होगा, लेकिन वो टूटा नहीं भी होगा, किसको मालूम है। और ये टूटा होगा,
ये तो है ना वो ये अपना स्पेस में वो होल्ड करेगा, लेकिन ये है ना तो ये सब बड़ी बड़ी बात है। लेकिन ये ब्लैक होल का पहले आइडिया लाप्लास को था, बाद में ब्लैक होल का रियलिटी में थ्योरेटिकल आइडिया श्वार्ट्ज़ ने बताया। ये श्वार्ट्ज़ ने जब आइंस्टाइन का सॉल्यूशन दिया आइंस्टाइन थ्योरी का, तो वो जो है ना लाइन में एलिमेंट आई, उसमें मालूम पड़ा कि है ना ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर 0 होता है। बाद में ये सब आगे बढ़ा ब्लैक होल, और ब्लैक होल का नाम बताने वाला ये व्हीलर था, जॉन व्हीलर, और बिग बैंग का नाम बताने वाला फ्रेड हॉयल था। ये सब स्टोरी है, पढ़ना पड़ता है, ये भी है तो मालूम पड़े। तो ये ब्लैक होल की बात है। थैंक यू सर। सर इससे पहले कि हम लोग वोट ऑफ थैंक्स और फॉर्मल क्लोजर की तरफ अपने सत्र को आगे ले जाएं, एक आखिरी पार्टिंग कमेंट, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बिफोर द एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर। हमारे यहाँ खगोल शास्त्रियों के सामने क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सवाल हम सभी अपने अतिथि वक्ताओं से अंत में जरूर पूछते हैं। ओवर टू यू सर। बात ऐसा है ना साहब, वाजपेयी साहब, कि जितना भी खगोल विज्ञानी प्रोफेशनल करते हैं उससे ज्यादा एमेचर करते हैं, और क्योंकि उसको एंथुजियाज्म है, ये बाद में है ना पगारदार बन जाते हैं, उसका एंथुजियाज्म कम हो जाता है। तो वो एटलीस्ट वो है ना कॉम्प्लीमेंट्री है। और एमेचर एस्ट्रोनॉमर ने जो खोज की है, जो धूमकेतु और ये सुपरनोवा, ये सब मार्वेलस है। तो ये वी डोंट हैव टू लुक डाउन अपॉन एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स और एमेचर एस्ट्रोनॉमी, वो इतना ही इम्पोर्टेंट है। वो बेचारे ये नहीं है, लेकिन काम तो है ना बहुत बड़ा करता है। तो छोटा आदमी बड़ा काम करता है और कर सकता है, जैसी वो कीड़ी भी है ना बहुत बड़ा काम करती है। देखो ये कोरोना, ये मालूम नहीं किया है, उन्हें पूरे दुनिया को बांध में ले लिया। तो है ना ये सब ऐसे स्तर पे देखना चाहिए कि सब लोग स्टडी करते हैं ना, एमेचर, ये प्रोफेसर को पगार मिलते हैं, मजा करते हैं, उसको चिंता नहीं। ये लोग तो खुद, उसको तो मैं ज्यादा ये अभिनंदन देना चाहिए कि खुद ये अपना निर्वाह चलाता है, फिर भी ये काम करता है। और बड़ी बड़ी खोज है ना धूमकेतु और ये एमेचर एस्ट्रोनॉमर ने की है। और ये 1987 ये जो था सुपरनोवा, ये भी एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर ने। Thank you, sir. Thanks for your candid remark and your such generous time you had devoted to us. And yes, we have had suggestions from SN Sukumar sir, who is telling in the chat box, yes, there are quite conflicting remarks coming up from Anil Thanvi ji. So why don't we have such discussions in the near future? Yes, we are promoting the discussions. So as we move towards the ending of the session, जैसे कि हम इस सत्र के अंत की तरफ आगे proceed कर रहे हैं, तो आज sir you have taken me towards trip down the memory lane. I have had been the opportunity of reading a book in the courtesy to Dr. Bharat Adur by Clarence Augustus Kent, which is known as Our Wonderful Universe. So I thought that I was reading the same book as you were going through your PowerPoint presentation. And thanks a lot for taking us to the entire wonderful journey of microwave radiation, comets, galaxies, infrared, ultraviolet, and all the sort of the spectra of universe. I am not talking of the spectrum of light, but this is the entire spectrum of universe through which we have traversed through the talk, the blessed talk that we have been blessed really today by your blessed and esteemed presence. And special thanks to मोहन्ना मीनानिया जी। मैं मोहन्ना मीनानिया जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, और गजेंद्र गेपाला जी का और चंद्रमौली जोशी जी का, कि जिनकी वजह से आज हमारे सामने हमारे अतिथि वक्ता, सम्मानित अतिथि वक्ता के तौर पर रावल सर ने, डॉक्टर जे रावल सर ने अपने वक्तव्य का प्रस्तुतिकरण किया। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन हमारे पूरे स्काई फाउंडेशन की तरफ से। और इससे पहले मैं मोहन जी से रिक्वेस्ट करूं कि वो अपने आप को अनम्यूट करके हमारे इस सेशन को क्लोजर की तरफ ले जाएं। मोहन जी और शुभान जी, मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट की तरफ से, कि हमारे जो उनके बिहार का जो संकाय है दरभंगा का, वो एक ऑनलाइन कंपटीशन पेंटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ द इसरो फाउंडेशन डे, इसरो के स्थापना दिवस के अवसर पर। एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट, जो कि हमारे कोलैबोरेटर हैं, हमारे साथी हैं, वो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं विद्यालयी छात्रों के लिए। कक्षा 5 से 7 और कक्षा 8 से 10 के 2 छात्र वर्ग होंगे। उनका लिंक जो है हमारे स्काई फाउंडेशन की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी को शुभकामनाएं, और हम सभी आपको प्रोत्साहित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने संख्या में, ज्यादा संख्या में अपने विद्यालय के छात्रों को प्रोत्साहित करें इस कंपटीशन में भाग लेकर के और आगे बढ़ने के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहन्ना मीनानिया जी से कि वो काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें
और आज के जो है वक्तव्य को जो है अंतिम परिणति की ओर ले जाने के कृपा करें। ओवर टू यू इनानी जी। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत इतना एक शानदार सेशन करने के लिए। और सबसे इस सेशन का जो पूरा जो धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर जे रावल को, सर को, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और हमारे इस सेशन में उपस्थिति दर्ज दी और इस सेमिनार को एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया। और सबके मतलब सबको हम लोगों को एक आनंद सा महसूस हुआ कि आज हमें एक अपने ब्रह्मांड के बारे में वास्तविकता की जांच ली हमने कि वास्तव में हमारा ब्रह्मांड कैसा है, इसके बारे में जाना। और इसके जो पौराणिक तथ्य, आज से 5000 साल पहले हमारा ब्रह्मांड कैसा था और आने वालों में सालों में कैसा होगा, इन सब के बारे में हमें जानकारी दी। इसके लिए मैं बहुत बहुत और अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और मैं सर से यही अपेक्षा और आशा करता हूं कि आपका सर ये जो सहयोग है वो आगे भी हमारे ऊपर निरंतर ऐसा ही बना रहेगा। और ये जो हमारा आज सेशन जो सक्सेस हुआ है वो आप सभी भाइयों का जो सहयोग रहा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का सहयोग इसी तरह से बना रहे। थैंक यू अगेन, थैंक यू डॉक्टर रावल सर, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर निरंतर बना रहे। थैंक यू सर। Over to you, Shubhan. Shubhan, kindly proceed forward for the formal closure of the session. आप Shubhan, kindly unmute yourself. Thank you, Amit Ansuvastegi. So we have come to the end of a very informative and knowledgeable session by Dr. Vijay Rawal sir, in which he told us many things about our universe, like comets, light and time, sun and life cycle of stars, black hole, galaxies, and their roots in the ancient literature and religious books, and many other things from his own experience. I would like to thank all national and international guests for their graced presence in today's session of Astronomy Delight series, jointly organized by Ignited Minds Vipnet Club, Sky Amateurs Astronomer Vipnet Club, Women-led Science Vipnet Club, Dr. Vikram Sarabhai Space Science and Technology Foundation Vipnet Club, Dr. APJ Abdul Kalam National Council of Science and Technology Foundation Vipnet Club, and which is supported by Wisdom Initiative, Scientific Knowledge for Youth Sky Foundation, and Raman Science and Technology Foundation. I also like to especially thank Dr. Chanmoli Joshi sir, Chairman of Raman Science and Technology Foundation Gujarat, Gajen Gepala sir, Director of Dr. APJ Abdul Kalam National Council of Young Scientists Rajasthan, Mohan Ram Inania sir, Director of Dr. Vikram Sarabhai Space Science and Technology Foundation Rajasthan, Dr. Ravi Kiran sir, Director Jawahar Planetarium Prayagraj, Amok Deshpande sir and Vijay Kumar Kulkarni sir of Badalkot Astronomy Club Karnataka for joining us and giving us their valuable time. Don't forget to check our Facebook, Instagram handles and websites, and also please fill the feedback form so that we can provide all the audience present here e-certificates. In the end, once again, I thank you all for your presence, and during this COVID-19 pandemic period, stay safe and stay at home. Thank you all and have a good day. And special thanks to all the people who have been working behind the curtain. पर्दे के पीछे काम करने वाले हमारे सभी सहयोगियों को विशेष अभिनंदन, विशेष आभार। स्पेशल रूप से हमारे साइंटिफिक ऑफिसर सुमित कुमार श्रीवास्तव जी, साइंटिफिक ऑफिसर काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम लखनऊ, हमारे मित्र और हमारे सहयोगी, हमारे छोटे भाई स्वप्निल रस्तोगी जी तथा श्वेता श्रीवास्तव जी, जिनके सहयोग के बिना आज का यह सेशन कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता था। आप सभी का विशेष अभिनंदन और साथ ही साथ विशेष आभार हमारे एस्टीम्ड ऑडियंस का, जिन्होंने जुड़ करके हम सभी के साथ जुड़ करके आज इस सेशन को, आज के इस सत्र को विशेष रूप से सक्सेसफुल बनाने में, सफलता प्रदान करने में अपना विशेष सहयोग प्रदान किया। आप सभी का अभिनंदन। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया फीडबैक फॉर्म को अवश्य भरें, ताकि आज के इस सत्र का सर्टिफिकेट जो है वो आप सभी को समय रहते प्राप्त हो सके। यह फीडबैक फॉर्म 24 घंटे तक लाइव रहेगा। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सत्रों की आप सभी को जानकारी मिलती रहे। आने वाले सत्रों में इसी समय पर, इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपसे फिर रूबरू होंगे एक अन्य गणमान्य व्यक्ति के गेस्ट लेक्चर के साथ में। आप सभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक ही पार्टिंग नोट के साथ आपसे विदा लेता हूं। In the age of corona pandemic, stay home, stay safe, stay healthy, with a special word of thanks to Dr. J.J. Raval. Thank you. Good day. Enjoy the day.